सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सीए फाइनल एग्जाम के अंदर, जो एक मैंडेटरी टॉपिक है, जो हर अटेम्प्ट में उसमें से एक क्वेश्चन आता है। ये या तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन या तो केस स्टडीज आ जाएगी 2-2 मार्क की, ठीक है, या तो केस लॉस भी आ सकते हैं। उसका नाम है टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रस्ट ओवर हियर। वन इज कवर्ड अंडर 12AA एंड 12AB, जिसको हम रेजिम 2 के नाम से बोलेंगे। और एक जो है कुछ इंस्टीट्यूशंस है, कुछ एसोसिएशन है, कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जो 1023C के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देती है 1023C के अंदर। आपका जो मेजर पार्ट है ना, वो रेजिम 2 है। रेजिम 1 आपका छोटा सा पार्ट है, इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। जो मेजर पार्ट है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रेजिम 2 है। रेजिम 1 में से शायद एक आध क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पूरा डिस्कशन रेजिम 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा, लेकिन रेजिम 1 को भी हम लोग साथ साथ में लिंक करते रहेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, आपका जो ट्रस्ट होता है वो लॉफुल पर्पस के लिए होना चाहिए। लॉफुल पर्पस मतलब कानूनी पर्पस के लिए। गैर कानूनी चीजों के लिए आप ट्रस्ट नहीं बना सकते हो। ट्रस्ट दो चीजों के लिए बना सकते हो, या तो चैरिटेबल पर्पस के लिए या तो रिलीजियस पर्पस के लिए। अब अनफॉर्चुनेटली लॉ में रिलीजियस पर्पस का डेफिनेशन नहीं है, लेकिन चैरिटेबल पर्पस का डेफिनेशन आपको लॉ में मिल जाएगा। चैरिटेबल पर्पस का डेफिनेशन क्या है सर? चैरिटेबल पर्पस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 15। 215 में डिफाइंड है चैरिटेबल पर्पस। इंक्लूसिव तरीके से डिफाइंड है चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड्स फ्यू थिंग्स। उसमें से 6 स्पेसिफिक आइटम है और जो 7वां आइटम है वो एक जनरल पॉइंट है, ठीक है। अब 6 स्पेसिफिक पॉइंट पहले बोल देता हूं। चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड्स रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। ये 6 स्पेसिफिक पॉइंट है। और जो 7वां पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी इफ द कमर्शियल रिसीट इज अप टू 20% ऑफ टोटल रिसीट। जो 7वां पॉइंट है उसके अंदर आपको आपकी कमर्शियल रिसीट चेक करनी पड़ेगी। पहले 6 पॉइंट में आपको कमर्शियल रिसीट चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो 7वां पॉइंट है उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि आप जो कमर्शियली सामने वाले को, कस्टमर को चार्ज कर रहे हो, दैट शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ टोटल रिसीट्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी टोटल रिसीट्स 100 लाख है, उसमें से कमर्शियल रिसीट जो कस्टमर को चार्ज किया है आपने ऑफिशियली, अगर वो 20 लाख तक है, तो आप एक चैरिटेबल पर्पस माने जा सकते हो और आपको एग्जेम्पशन मिलता रहेगा, ठीक है। कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। नीचे मैंने एग्जांपल डाला है, आप वो देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक ट्रस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? डोनेशन होता है। अब डोनेशन दो किस्म के होते हैं। एक तो जहां पर आइडेंटिटी ऑफ द डोनर इज नोन, और एक तो आइडेंटिटी ऑफ द डोनर इज अननोन। जो नोन होता है उसको हम लोग नोन डोनेशन बोलेंगे, और जो अननोन होता है उसको हम लोग एनोनिमस डोनेशन बोलेंगे। अब एनोनिमस डोनेशन के बारे में बाद में बात करते हैं। 115BBC के अंदर वो टैक्सेबल है 30% पर। अब वो कैसे टैक्सेबल है उस पर मैं बाद में बात करता हूं। पहले मैं नॉन डोनेशन की बात करता हूं, जहां पर मुझे डोनर की आइडेंटिटी पता है, कौन डोनेशन दे रहा है पता है। उसमें भी दो किस्म के डोनेशन है, एक कॉर्पस डोनेशन है और एक वॉलंटरी डोनेशन है। कॉर्पस डोनेशन का मतलब क्या होता है? सामने वाला आपको डोनेशन देना है विद ए स्पेसिफिक पर्पस, पर्पस के साथ डोनेशन दे रहा है, ठीक है। सामने वाला जब डोनेशन दे रहा है तो बोल रहा है कि इसको आपको इस पर्पस के लिए यूज करना है, आप किसी और पर्पस के लिए इस पैसे को यूज नहीं कर सकते हो। उसे बोला जाता है कॉर्पस डोनेशन। और वॉलंटरी डोनेशन किसे बोला जाता है? जो जनरल डोनेशन है, वो आपको जनरल पर्पस के लिए दे रहा है, कोई स्पेसिफिक कारण के लिए नहीं दे रहा है, बोल रहा है आप ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट के लिए यूज कीजिए। अब दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट सुनिए। जो वॉलंटरी डोनेशन है वो इनकम स्टेटमेंट में ऐड होगा, वो टैक्सेबल है। वॉलंटरी डोनेशन इनकम स्टेटमेंट में चुपचाप ऐड कर देने का। कॉर्पस डोनेशन एग्जेम्प्ट है सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। अब कब एग्जेम्प्ट है, अब उसके बारे में बात करते हैं कि वॉलंटरी डोनेशन तो इनकम में डायरेक्टली ऐड कर दोगे, कॉर्पस डोनेशन एग्जेम्प्ट है सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। क्या कंडीशन है सर? सबसे पहला कंडीशन, कॉर्पस डोनेशन अगर एग्जेम्प्ट करवाना है तो आपको उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन द मोड स्पेसिफाइड इन 11(5). 11(5) में गवर्नमेंट ने 12-13 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट बैंक्स, और गवर्नमेंट बैंक में पैसा डालोगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर्स में पैसा डालोगे, तो वो सब जगह पे पैसा डालोगे, तो वो गवर्नमेंट ने 11(5) में मेंशन किया है, ठीक है। मेनली गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। तो आपको जैसे ही कॉर्पस डोनेशन मिला, मान लो 100 करोड़ रुपीस मिला, आप माफ करवाना चाहते हो, हाँ माफ करवाना चाहते हैं, उसको फटाक से 100 करोड़ को आप 11(5) के मोड्स में इन्वेस्ट कर दो, वो माफ हो जाएगा, ठीक है। अब
उसमें से अगर पैसा विड्रॉ करते हो, आपने उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया, 100 करोड़ आपका माफ हो गया। अब मान लो अगले साल आपने उसमें से पैसा विड्रॉ करके 60 लाख रुपया 60 करोड़ रुपीस खर्चा किया, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एप्लीकेशन। उसको आप एप्लीकेशन के तौर पे अपनी इनकम से माइनस नहीं कर सकते हो, ठीक है। बी वेरी केयरफुल। जब 100 करोड़ मिला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहां पर मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब 100 करोड़ मिला था, उसको एग्जेम्प्ट करने का क्या तरीका था? 100 करोड़ रुपीस आपने 11/5 में इन्वेस्ट कर दिया, 100 करोड़ माफ हो गया। नेक्स्ट ईयर आपने 60 करोड़ रुपीस विड्रॉ किया और अपने ट्रस्ट के लिए अप्लाई किया। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन नहीं माना जाता है, ठीक है। लेकिन अब अगले साल की इनकम से अगर आप वापस उसको कॉर्पस में डिपॉजिट बैक करोगे, वापस से 11/5 में डिपॉजिट बैक करोगे, तब जाकर हम आपको उसको क्या मानेंगे? एप्लीकेशन मानेंगे। तो जब आप खर्चा करते हो तब एप्लीकेशन नहीं माना जाता है, जब आप डिपॉजिट बैक कर दोगे कॉर्पस के अंदर, तब उसको हम क्या मानेंगे? एप्लीकेशन मानेंगे। ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट, अगर एक ट्रस्ट ने लोन लेकर कोई खर्चा किया, मैंने लोन लिया, मैंने बोरो किया और उससे बिल्डिंग खरीदी, वो एप्लीकेशन नहीं माना जाता है इनकम टैक्स की नजर में। हां, जब आप लोन रीपे करोगे तब वो एप्लीकेशन माना जाएगा इनकम टैक्स की नजर में। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों फाइनेंस एक्ट 2021 में ऐड हुए थे और 1 अप्रैल 2021 के बाद से ये एप्लीकेबल है। इसीलिए अब फाइनेंस एक्ट 2023 में क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट आया है कि अगर आप 2021 के पहले का कॉर्पस अगर अभी डिपॉजिट बैक कर रहे हो या 2021 के पहले के बोरोइंग का अभी रीपे कर रहे हो, तो अब वो एप्लीकेशन नहीं माना जा सकता है। इट कैन नॉट बी अलाउड एज एप्लीकेशन, क्योंकि 2021 के पहले तो ऐसा प्रोविजन था ही नहीं। 2021 के पहले का कॉर्पस अभी डिपॉजिट बैक कर रहे हो या 2021 के पहले लोन लिया था अभी रीपे कर रहे हो, तो उसका आपको अभी डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक और रिस्ट्रिक्शन अभी गवर्नमेंट ने यहां पर डाल दिया कि जो आप कॉर्पस में पैसा डिपॉजिट बैक करते हो और डिडक्शन लेते हो, पहले आपको 100 करोड़ मिला, आपने उसको कॉर्पस में इन्वेस्ट कर दिया, अलग अलग मोड्स में, एग्जेम्प्ट हो गया। फिर विड्रॉ करके खर्चा किया, खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर वापस से डिपॉजिट किया, तब डिडक्शन मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने अब रिस्ट्रिक्शन डाला है कि जब वापस से डिपॉजिट करोगे तो डिडक्शन मिलेगा ना, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है कि विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको वापस से डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो ही डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सिमिलरली लोन का रीपेमेंट भी आपको 5 साल के अंदर करना पड़ेगा, तो ही डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने यहां पर लॉक इन डाल दिया है कि जो डिपॉजिट बैक कर रहे हो और जो लोन का रीपेमेंट कर रहे हो, वो दोनों आपको 5 साल के अंदर करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर कॉर्पस आपने 2022-23 में यूटिलाइज किया था, तो यहां से 5 साल कब खत्म होंगे? 31 मार्च 2028। 31 मार्च 2028 तक आपको कॉर्पस वापस से डिपॉजिट बैक कर देना पड़ेगा। कॉर्पस वापस से डिपॉजिट बैक कर देना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा? एप्लीकेशन के तौर पे। या 5 साल के अंदर 31 मार्च 2028 तक आपको वापस से लोन को क्या कर देना पड़ेगा? रीपे कर देना पड़ेगा, तभी आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर 31 मार्च 2028 के बाद किया तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एप्लीकेशन। ये दो कंडीशंस के बावजूद भी और बहुत सारे कंडीशंस आपको फुलफिल करना है। सच एप्लीकेशन शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पस डोनेशन टू अनदर ट्रस्ट। अगर आप किसी को कॉर्पस डोनेशन के तौर पे पेमेंट करोगे तो कॉर्पस डोनेशन का डिडक्शन नहीं मिलता है, सिर्फ वॉलंटरी डोनेशन का मिलता है। कॉर्पस का डिडक्शन गवर्नमेंट नहीं देती है। अगर टीडीएस काटना एप्लीकेबल है तो काटना पड़ेगा। 10,000 रुपए के ऊपर अगर किसी को, एक बंदे को एक दिन में पेमेंट कर रहे हो तो आपको 4 मोड से पेमेंट करना पड़ेगा। अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस या सच इलेक्ट्रॉनिक मोड। पिछले साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। एप्लीकेशन इज अलाउड ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। पे करोगे तो डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, अक्रूअल बेसिस पर नहीं मिलेगा। किसी भी स्पेसिफाइड पर्सन के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट मत पहुंचाना। स्पेसिफाइड पर्सन में ऑथर आता है, फाउंडर आता है, ट्रस्टी आता है, उनके घर वाले आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर आता है। आगे जाकर आप पढ़ोगे सेक्शन 13 के अंदर कि किसी भी सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर, किसी भी ऑथर, किसी भी फाउंडर, किसी भी स्पेसिफाइड पर्सन के लिए आप बेनिफिट मत देना और खर्चा इंडिया में करना, इंडिया के बाहर मत करना। इंडिया के बाहर करना है तो सीबीडीटी का अप्रूवल लेकर इंडिया के बाहर खर्चा करोगे तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये दो अमेंडमेंट तो आए साथ साथ में। ये तो पहले से ही था, ये सब कुछ तो पहले से ही था। ये सब अभी आगे पढ़ोगे आप, एक एक करके प्रोविजन आएगा। जैसे पहला वाला सेट ऑफ लॉस नहीं अलाउड है। अगर आपने करंट ईयर में ज्यादा एप्लीकेशन कर दिया, उसके वजह से लॉस हो गया, ज्यादा खर्चा करने की वजह से लॉस हो गया, तो ट्रस्ट के केस में आप उस लॉस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, ट्रस्ट के लिए कुछ पीजीबीपी डिसअलाउंसेस एप्लीकेबल है, सारे नहीं एप्लीकेबल है। ट्रस्ट के लिए कुछ पीजीबीपी डिसअलाउंस, जैसे 40A1A का अगर रेजिडेंट को पेमेंट किया और टीडीएस नहीं काटा तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा ट्रस्ट के केस में। और अगर 10,000 के ऊपर पेमेंट किया कैश में
ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया तो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, जो 48(3) में पीजीबीपी में होता है। ये दो डिसअलावेंसेस जो नॉर्मली पीजीबीपी एसएससी के लिए एप्लीकेबल है, वो ट्रस्ट वालों के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब ट्रस्ट वाले अपनी इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे, उनका इनकम स्टेटमेंट कैसे कंप्यूट होगा? हमेशा याद रखना, ट्रस्ट के लिए 5 हेड्स ऑफ इनकम, ये सब नाटक एप्लीकेबल नहीं है। ट्रस्ट का कंप्यूटेशन बस इसी स्टेटमेंट के हिसाब से होगा। जो भी ट्रस्ट ने इनकम कमाया, मतलब सपोज अगर स्कूल है तो बच्चों से जो फीस लिया माइनस जो एक्सपेंस, मान लो 20 लाख रुपया, वो उसकी इनकम हो गई। ठीक है, उसके बाद वॉलेंट्री डोनेशन ऐड होगा। कॉर्पस डोनेशन तो माफ होता है सब्जेक्ट टू कंडीशंस। अगर कंडीशन फुलफिल किया तो कॉर्पस डोनेशन माफ होगा, और कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो कॉर्पस डोनेशन भी आपको यहां पर ऐड करना पड़ेगा। ये दोनों के बाद आपको फ्लैट पहले 11 सबसेक्शन 1 के अंदर 15% का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, वो एग्जेम्पशन ले लो आप। उसके बाद आप जो भी पैसा बचेगा आप अप्लाई करो फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। सर व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस? द वर्ड एप्लीकेशन इज वेरी वाइडर एज कंपेयर टू द वर्ड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस नहीं बोल रहे हम, एप्लीकेशन बोल रहे हैं। अगर आपने लोन लिया है तो उसका रीपेमेंट करो, लोन के रीपेमेंट का डिडक्शन आपको मिलेगा। उसके बाद अगर आपने कोई कैपिटल एसेट खरीदा है तो उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा। आपने ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट के लिए प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड खरीदा है तो उसका भी आपको एप्लीकेशन के तौर पे मिलेगा, लेकिन फिर उसके ऊपर आपको डेप्रीसिएशन का डिडक्शन नहीं मिल सकता है। उसके बाद अगर आपने इनकम टैक्स भी भरा है ना, उसका भी डिडक्शन यहां पर मिलता है। जनरली इनकम टैक्स का डिडक्शन आपको पीजीबीपी में नहीं मिलता है, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट आपको इनकम टैक्स का डिडक्शन भी दे रही है। चौथी चीज, अगर आपने अपने बच्चों को एजुकेशन लोन दिया है तो वो भी एप्लीकेशन माना जाएगा, वो भी एप्लीकेशन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एप्लीकेशन का डिडक्शन आपको अक्रूवल बेसिस पर नहीं मिलेगा, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर मिलेगा। ये पिछले साल अमेंडमेंट आया था 2022 के अंदर कि आपको एप्लीकेशन का मतलब एक्चुअली पे करना पड़ेगा, अक्रूवल बेसिस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर ये सब करने के बाद भी 10 लाख रुपया बच गया, सर कोई तरीका बताओ ना टैक्स बचाने का। बता रहा हूं, और अगर टैक्स बचाना चाहते हो तो मैं अभी 4 तरीके बता रहा हूं। तरीका नंबर 1, वेरियस टैक्स प्लानिंग मेजर्स। तरीका नंबर 1, आप किसी दूसरे ट्रस्ट को जो 12AB में या 1023C में रजिस्टर्ड है ना, उसको डोनेशन दे दो। सर मेरा ऑब्जेक्ट्स और उसका ऑब्जेक्ट्स मैच होना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स मे और मे नॉट मैच। आपका ऑब्जेक्ट और सामने वाले का ऑब्जेक्ट मे मैच, मे नॉट मैच। आप स्कूल हो, सामने वाला हॉस्पिटल है, चलेगा। सामने वाला डोनी भी रजिस्टर्ड होना चाहिए 12AB में, 1023C में, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरी चीज, आप जो डोनेशन दे रहे हो वो कॉर्पस डोनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब आप जो डोनेशन दे रहे हो वो वॉलेंट्री डोनेशन होना चाहिए। अगर कॉर्पस डोनेशन दिया तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ वॉलेंट्री डोनेशन का डिडक्शन गवर्नमेंट आपको यहां पर देगी। कॉर्पस डोनेशन का डिडक्शन गवर्नमेंट यहां पर आपको मना कर रही है। तीसरी चीज इज अ फाइनेंस एक्ट 2023 अमेंडमेंट। जब आप डोनेशन दे रहे हो से लाख रुपए का, तो डिडक्शन सिर्फ 85,000 का ही मिलेगा। इसका पूरा लॉजिक मैंने आपको बताया था, कैसे लोग चेन बनाकर टैक्स इवेड करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको, कैसे 15% को मिसयूज करते हैं लोग, इसलिए गवर्नमेंट ने पूरा एग्जांपल लिखवाया क्लास के अंदर, जाकर चेक करना। तभी जाकर आपको यहां पर 85,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। अगर 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया, कॉर्पस डोनेशन दिया, वो तो भूल जाओ, वो तो मिलने ही नहीं वाला है। वॉलेंट्री डोनेशन दिया, उसका भी आपको सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा? 85% डिडक्शन ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, चेक कर लो। ठीक है, तो ये था पहला तरीका टू सेव टैक्स, कि आप डोनेशन दे दो। किसको डोनेशन देना है, कौन सा डोनेशन देना है, वो सब मैंने आपको बता दिया, और कितना डिडक्शन मिलेगा वो भी बता दिया। दूसरा केस जिससे मैं अपना टैक्स बचा सकता हूं, सर मेरे को अप्लाई करना है लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे पैसा मिला ही नहीं है। सर अब जब पैसा मिला ही नहीं है तो मैं अप्लाई कैसे करूं, जब पैसा मिला ही नहीं है तो मैं खर्चा कैसे करूं? सर जब मिलेगा तब खर्चा कर दूंगा। चलो सही बात है, तो जब मिलेगा तब खर्चा कर दोगे, ठीक है। तो आज आप 2023-24 में एग्जेम्पशन ले लो। ठीक है, क्या क्या बेसिस पर एग्जेम्पशन लोगे? डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दो और बोलो कि भाई मेरे को पैसा रिसीव नहीं हुआ है, मेरा पैसा अक्रू हो गया, रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए मुझे आज एग्जेम्पशन दे दो। जब भी पैसा मिलेगा उस साल में मैं खर्चा कर दूंगा। तो जब भी पैसा मिलेगा उस साल में आपको खर्चा करना है, या गवर्नमेंट 1 साल का और ग्रेस दे रही है, उसके अगले साल भी खर्चा करोगे तो भी चलेगा। तो मान लो आपको पैसा 2026-2027 में मिला, 26-27 में मिला, तो आपको खर्चा 26-27 में करना है, या 1 साल बाद 27-28 में भी करोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर 27-28 तक, मतलब सेकेंड ईयर तक नहीं किया तो सेकेंड ईयर की डीम्ड इनकम बन जाएगी। ये चीज याद रखना। सेकेंड ईयर मतलब कौन सा? जिस साल में मिला उसके अगले साल तक नहीं किया तो उसके अगले साल की डीम्ड इनकम हो जाएगी, और ये जो डीम्ड इनकम है वो 15% के नीचे ऐड होगा। इसमें से वापस आपको 15% का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। बी वेरी केयरफुल। ठीक है, अब तीसरे केस पे आते हैं, जो सबसे बड़ा केस है अपना टैक्स बचाने के लिए। सर मेरे को टैक्स बचाना है, लेकिन सर मेरे को खर्चा अभी नहीं करना है, मेरे को पैसा जमा करना है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। कुछ पर्पस के लिए मैं पैसा जमा करना चाहता हूं, इसके लिए मैं अभी खर्चा नहीं करना चाहता हूं। सर तो मुझे बताओ मैं क्या करूं? बहुत सिंपल है। सबसे पहले
तू क्या कर, असेसिंग ऑफिसर के पास जा, असेसिंग ऑफिसर के पास जा, उसको पर्पस बता, क्या पर्पस के लिए तू ये जमा कर रहा है, उसको एक प्रिस्क्राइब फॉर्म भर के दे और एक पीरियड बता कितने साल के लिए तू जमा कर रहा है। 5 साल से ज्यादा के लिए तेको जमा नहीं करना है, और ये सब तेको जो करना है असेसिंग ऑफिसर के पास जाकर वो 139(1) की ड्यू डेट के पहले करना है। साथ साथ में जो भी पैसा तू अक्यूमुलेट करके बचाना चाहता है, जिसपे तू आज टैक्स बचाना चाहता है, फ्यूचर में खर्चा करेगा, वो पैसा तेरे को 11(5) के मोड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तू अपने बैंक अकाउंट में उसको नहीं रख सकता है। तो क्या क्या करना है, अगर आपको पैसा आज खर्चा नहीं करना है, जमा करना है, गवर्नमेंट तुमको आज ही एग्जेम्पशन दे देगी, लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा, एओ के पास जाना पड़ेगा, प्रिस्क्राइब फॉर्म भर के देना पड़ेगा, उसमें पर्पस लिखना पड़ेगा, क्यों जमा कर रहे हो, पीरियड लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम 5 साल के लिए जमा कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, और ड्यू डेट के पहले जाना पड़ेगा, और जो भी पैसा जमा कर रहे हो वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये सारी चीज करो, गवर्नमेंट आपका इनकम क्या कर देगी, आज एग्जेम्प्ट कर देगी। अब आगे जाकर जब उसको विड्रॉ करोगे तो आप गलत पर्पस के लिए मत यूज करना। गलत पर्पस मतलब जो पर्पस जो वादा किया था उसके अलावा कोई और वादे के लिए मत यूज करना। अगर किया तो डीम्ड इनकम बन जाएगी, या किसी दूसरे ट्रस्ट को विड्रॉ करके डोनेशन मत दे देना, तो भी डीम्ड इनकम बन जाएगी, या उसको निकाल कर कहीं गलत जगह पर इन्वेस्ट मत कर देना। 11(5) से निकाला, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर खरीद लिए, नहीं चलेगा, आपके हाथ में डीम्ड इनकम बन जाएगी, ठीक है। या 5 साल के अंदर अगर विड्रॉ करके खर्चा नहीं किया तो 5वें साल की डीम्ड इनकम बन जाएगी। सर ये 5 साल कैसे काउंट होता है, मान लो प्रीवियस ईयर 23-24 का एग्जेम्पशन है, तो ये साल छोड़ दो, ये साल में आप एग्जेम्पशन क्लेम करोगे, एग्जेम्पशन क्लेम कर दो। अब ये साल छोड़ के 5 साल काउंट करो, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 28-29 आपका 5वां और आखिरी साल है, मतलब 31 मार्च 2029 तक आपको खर्चा करना है। अगर 31 मार्च 2029 तक खर्चा नहीं किया तो 31 मार्च 2029 ये वाले ईयर की डीम्ड इनकम बना देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको, ठीक है। अब सर मैंने पूरी कोशिश की, मेरे सर्कमस्टेंसेस के बियॉन्ड था सर, मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड था सर, मैं खर्चा नहीं कर पाया। अगर जेन्युइन रीजन की वजह से खर्चा नहीं कर पाते हो, अगर बियॉन्ड द कंट्रोल है, से फॉर एग्जांपल 5 साल हो गए, बीच में अर्थक्वेक आ गया था, बीच में कोविड आ गया था, बीच में बहुत कुछ हादसे हो गए थे, इसलिए मैं खर्चा नहीं कर पाया, तो गवर्नमेंट आपको उसे किसी और पर्पस के लिए खर्चा करने के लिए अलाउ करेगी जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट से मैच करता है। स्कूल है तो स्कूल के किसी और पर्पस के लिए खर्चा करने के लिए अलाउ करेगी, लेकिन किसी और को डोनेशन आप नहीं दे सकते हो। डोनेशन देना अलाउड नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी गवर्नमेंट डोनेशन बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दे दिया, ये गवर्नमेंट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। और चौथा और आखिरी रीजन क्या है, ये एक जनरल रीजन है, कोई भी रीजन की वजह से अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए तो गवर्नमेंट आपको 1 साल का ग्रेस पीरियड देगी। आप करंट ईयर में एग्जेम्पशन ले लो, लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर में आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। आप 23-24 में एग्जेम्पशन ले लो, लेकिन इमीडिएटली 24-25 में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर 24-25 में अप्लाई नहीं किया तो जितना भी अप्लाई नहीं किया वो आपकी डीम्ड इनकम, और फिर से 15% के नीचे आपको ऐड करना पड़ेगा एज अ डीम्ड इनकम, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आगे बढ़ते एक छोटा सा अमेंडमेंट है, जो असेसी ट्रस्ट होता है उसको एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म 9A, फॉर्म 10 ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक उसको फॉर्म 9A और फॉर्म 10 भरना पड़ता है। अब गवर्नमेंट ने उसकी ड्यू डेट को पीछे कर दिया है, और गवर्नमेंट ने बोला है फॉर्म 9A और फॉर्म 10 आप 2 मंथ्स प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न भरोगे। जब भी आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है उससे 2 महीने पहले आपको फॉर्म 9A और फॉर्म 10 भरना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने ड्यू डेट को पीछे खींच लिया 2 महीने से, बस इतना ही अमेंडमेंट है, और कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है, बाकी सब भाषण है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले पार्ट की तरफ, सेक्शन 11 सब सेक्शन 7। क्या बोलता है सर ये सेक्शन? ये सेक्शन बोलता है कि अगर आप एक ट्रस्ट हो और अगर आप 12AA या 12AB में रजिस्टर्ड हो तो आप सेक्शन 10 का एग्जेम्पशन नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, एक्सेप्ट फ्यू। एग्रीकल्चर इनकम वाला ले सकते हो, 1023C, 1023EC अभी ऐड हुआ है, 1046A अभी ऐड हुआ है, ठीक है। ये 4-5 को छोड़कर आप कोई भी सेक्शन 10 का एग्जेम्पशन एंजॉय नहीं कर सकते हो। अगर आप एक ट्रस्ट हो, अगर आप 12AA या 12AB में रजिस्टर्ड हो तो सेक्शन 10 से आपको हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, ये 5 सेक्शन छोड़कर बाकी सारे हाथ धोने पड़ेंगे, ठीक है। अब पहला वाला छोड़ दो, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर बाकी 4 के लिए गवर्नमेंट ने 2 प्रोवाइजो बनाए। अब ये 2 प्रोवाइजो क्या बोलते हैं पता है? अब गवर्नमेंट ये 2 प्रोवाइजोस में एक्सेप्शन क्रिएट करके बोलती है कि आप दोनों साथ में एंजॉय नहीं कर सकते हो। अगर आप 12AB चाहते हो तो आपको 1023C को त्याग देना पड़ेगा, 1023EC, 46A
ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा, या अगर आप ये सब चाहते हो तो फिर 12AA 12AB के रजिस्ट्रेशन को आपको छोड़ना पड़ेगा। बस यही बोला है। अगर ये रजिस्ट्रेशन आपका इनऑपरेटिव हो गया, ठीक है, इनऑपरेटिव हो जाएगा, सच रजिस्ट्रेशन शैल बिकम इनऑपरेटिव। आपका 12A 12AB इनऑपरेटिव हो जाएगा अगर आप इन सेक्शंस में नोटिफाई हो जाते हो, या अगर आप इन सेक्शन से निकल जाते हो तो आप 12AB में वापस से आ सकते हो। ये बोलता है ये दो प्रोवाइजो, एक बार चेक कर लो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट है आपका एप्लीकेशन आप कैसे दोगे रजिस्ट्रेशन के लिए, और फिर सरकार आपको रजिस्ट्रेशन कब तक देगी, कितने साल के लिए देगी, वो सारी बातें 12AB के अंदर बोली गई है। तो आपको पहले अलग अलग कॉलम समझना पड़ेगा कि अलग अलग कॉलम्स में किन चीजों के बारे में गवर्नमेंट ने बात की है। सबसे पहले केस 1 जो सबसे पहला कॉलम है, वहां पर अलग अलग केसेस लिखे हुए, ठीक है। दूसरे कॉलम में आपका कब तक आपको एप्लीकेशन अपलोड कर देना है। तीसरा कॉलम आपका कब तक गवर्नमेंट आपको रजिस्ट्रेशन दे देगी। चौथा कॉलम कौन से साल से आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, और पांचवा कॉलम कितने साल के लिए आपको एग्जेम्पशन मिलने वाला है, ठीक है। अब सबसे पहला जो है ना वो सबसे जबरदस्त पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट के अंदर ये बोला गया है कि जितने भी भारत के अंदर एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है, जिनको 31 मार्च 2022 के पहले रजिस्ट्रेशन मिल गया था, उन सबको वापस से एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अब 1961 से लेकर या आजादी से लेकर अब तक जितने भी ट्रस्ट है, उन सबको वापस से एप्लीकेशन में देना पड़ेगा ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2023। सबको री रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने पूरा एप्लीकेशन का प्रोसीजर ही बदल दिया है। जितने पुराने थे उनको भी देना है और नए वालों को भी सबको एप्लीकेशन देना है। दूसरी चीज, एक बार आपने एप्लीकेशन दे दिया, उसके 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट आपको अप्रूवल दे देगी, रजिस्ट्रेशन दे देगी, और फिर उसके अगले एवाई से फ्रॉम द एवाई फ्रॉम विच द सच इंस्टीट्यूशन वाज अर्लियर ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन, आपको एग्जाम्पशन पहले से मिलता रहेगा और आपको 5 साल के लिए एग्जाम्पशन देगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक केस के लिए पढ़ना है अभी कि कब एप्लीकेशन देना है, कब रजिस्ट्रेशन मिलेगा, कितने साल के लिए मिलेगा और कब से मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कब एप्लीकेशन देना है, 30 सितंबर को एप्लीकेशन देना है। 3 महीने के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के अंदर देने के बाद 3 महीने में रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद जब से आपको एग्जाम्पशन मिला था तब से आप एग्जाम्पशन एंजॉय करो, 5 साल के लिए आपको और रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर आप एक नए ट्रस्ट हो, कैसे ट्रस्ट हो, नए ट्रस्ट हो जिन्होंने कोई एक्टिविटी अभी तक कमेंस नहीं की है। देखो 2 किस्म के ट्रस्ट आ सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। एक नया ट्रस्ट जिन्होंने एक्टिविटी पहले शुरू कर दी थी, 5-6 साल से हम अच्छा काम कर रहे हो और अब रजिस्ट्रेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरा ट्रस्ट हो सकता है कि पहली बार अभी आ रहा हूं मैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो मैं पहली बार अभी आ रहा हूं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो मुझे कब एप्लीकेशन देना है, एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर फ्रॉम विच द रजिस्ट्रेशन इज सॉट। तो जिस साल से भी रजिस्ट्रेशन मुझे लेना है उस प्रीवियस ईयर के 1 महीने पहले मुझे आना है। उसके बाद उसके 1 महीने में मुझे एग्जाम्पशन, इसके 1 महीने में मुझे रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट दे देगी। प्रीवियस ईयर शुरू होने के 1 महीने पहले मुझे आना है और फिर जैसे ही मैं एप्लीकेशन दे दूंगा उसके 1 महीने में मुझे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब एग्जाम्पशन कब से मिलेगा, उसके अगले एवाई से मुझे एग्जाम्पशन मिल जाएगा, लेकिन अब मुझे रजिस्ट्रेशन जो मिलेगा वो फाइनल नहीं मिलेगा, 3 साल का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। उसके बाद मेरे को 3 साल के बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन के अलग से एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला, मैं नया ट्रस्ट हूं और मेरी एक्टिविटी पहले कमेंस हो चुकी है और मैंने पहले एग्जाम्पशन नहीं लिया था, आई हैव नॉट क्लेम्ड एग्जाम्पशन अर्लियर, ठीक है। तो एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी, आप कभी भी आओ, जब आना है आओ, जब आना है जब आओ, जब आओगे उसके 6 महीने के अंदर हम आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे और उसके अगले एवाई से हम आपको एग्जाम्पशन देना शुरू कर देंगे और हम आपको 5 साल के लिए एग्जाम्पशन डायरेक्टली दे देंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपको 5 साल के लिए डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला, एक ट्रस्ट जो प्रोविजनली रजिस्टर्ड था ना 3 साल के लिए, उसको कभी आना है, उसको आना पड़ेगा अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन खत्म होने के एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले। जैसे ही प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन खत्म होगा उसके 6 मंथ्स पहले उसको आना पड़ेगा, ठीक है। एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और विद इन 6 मंथ्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है। जो भी पहला होता है तब तक आना पड़ेगा। उसके 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट आपको रजिस्ट्रेशन दे देगी और उसके बाद में आपको पहले साल से जब आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया था तब से एग्जाम्पशन मिलेगा। 5 साल के लिए आप एग्जाम्पशन काउंट करोगे। 5 साल कैसे काउंट होगा, पहले का 3 साल और अभी का 2 साल, ठीक है। अब ये सारी चीज मुझे नहीं लगता है पर्सनली इंस्टीट्यूट ये टाइम लिमिट्स इतना पूछेगी, ये सब पूछने लगी तो हो गया, फिर ये सब कभी पूछा नहीं और चांसेस भी इसके कम लग रहे। अच्छा, जो ट्रस्ट पहले से रजिस्टर्ड था उसको 5 साल बाद वापस से रजिस्ट्रेशन लेना है, यस, क्योंकि गवर्नमेंट मैक्सिमम अब 5 साल का रजिस्ट्रेशन देती है, उससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन किसी को भी नहीं देती है। तो जो ट्रस्ट पहले रजिस्टर्ड था उसको भी अभी वापस से रजिस्ट्रेशन के लिए आना पड़ेगा एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है उसके 6 महीने पहले उसको आना पड़ेगा। उसके 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट उसको दूसरा रजिस्ट्रेशन भी दे देगी और फिर उसको अगले साल से उसका वापस से 5 साल का एग्जाम्पशन मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, जिस ट्रस्ट ने
पहले 11.7 के अंदर 11.7 के अंदर आपको पता है गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है, या तो 12AB का बेनिफिट ले लो, या तो वो सेक्शन 10 वाले बेनिफिट ले लो, 1023 EC, 1023 फॉर 1046, 1046 से उसके बेनिफिट ले लो। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, तो दोनों एक साथ अगर चाहिए तो नहीं मिलेगा। तो अगर कोई बंदा वो छोड़कर यहां आना चाहता है, मतलब वो चार खर्चे जो चार एग्जाम्पशंस थे ना, 1023C, 1023 EC, 1046, 1046 से वो चार छोड़कर यहां आना चाह रहा है, तो एटलीस्ट 6 मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द EY आपको आना पड़ेगा। जब रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो उसके 6 महीने पहले आ जाओ, ठीक है। और अगले 6 महीने में हम आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे, और फिर हम लोग आपको डायरेक्टली 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन दे देंगे, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर कोई ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट्स में बदलाव करता है, ऑब्जेक्ट्स में मॉडिफिकेशन करता है, या ऑब्जेक्ट चेंज करता है, या नया ऑब्जेक्ट लाता है, तो उसको 30 डेज के अंदर फ्रेश एप्लीकेशन देना पड़ेगा। उसके 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन देगी, और उसको 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन देगी, और अगले साल से उसको एग्जेम्पशन मिलना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो चार्ट आपने पढ़ा ना, उसमें जो पहले 4 केस थे ना, ये 5वां और 6ठा छोड़ दो, पहले जो 4 केस थे ना, वो 1023C वाले इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एप्लीकेबल है, और ATG में जो डोनेशन लेते हैं ना, डोनेशन लेते हैं उन इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एप्लीकेबल है। पहले 4, लास्ट 2 नहीं, पहले चारों पॉइंट उन दोनों के लिए भी एप्लीकेबल है, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। जो 1023C में रजिस्टर्ड अप्रूव्ड है उनके लिए भी, और ATG में जो डोनेशन लेने के लिए अप्रूव्ड है उनके लिए भी ये 2 केस एप्लीकेबल है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रोवाइजो टू 12A। अब यहां पे एक छोटा सा अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने डिलीट मार दिया है। पहले ये प्रोविजन था कि जब आप एप्लीकेशन दोगे तो आपको फ्यूचर ईयर का भी एग्जाम्पशन मिलेगा, और कुछ केसेस में आपको पास्ट ईयर का एग्जाम्पशन भी गवर्नमेंट दे सकती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने वो पास्ट ईयर का एग्जाम्पशन सेकंड प्रोवाइजो, थर्ड प्रोवाइजो और फोर्थ प्रोवाइजो में दिया था। अब गवर्नमेंट ने वो दोनों तीनों प्रोवाइजो इस साल से फाइनेंस एक्ट 2023 से क्या कर दिया, डिलीट मार दिया, और बोला कि नहीं भाई, अब पास्ट ईयर के लिए एग्जाम्पशन हम आपको नहीं देंगे, हम आपको सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ईयर के लिए एग्जाम्पशन देंगे, ठीक है। पास्ट ईयर का एग्जाम्पशन का क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने डिलीट मार दिया फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2023। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग बात करते हैं 12AB में अगर आपको कुछ गलती करते हो तो आपको फिर गलती करने पर गवर्नमेंट आपके हाथ से कैसे एग्जाम्पशन और रजिस्ट्रेशन वापस ले लेगी, ठीक है। अगर CIT या PCIT को लगता है कि अगर आपने कोई स्पेसिफाइड वायलेशन किया है, क्या किया है, स्पेसिफाइड वायलेशन किया है। अब आप पूछोगे स्पेसिफाइड वायलेशन का मतलब क्या होता है, वो मैं थोड़ी देर में आपको बता देता हूं। या तो PCIT या CIT को एक रेफरेंस मिला है AO से कि एसएससी ने कुछ गलत किया है इन 143 सबसेक्शन 3। 143 सबसेक्शन 3 के प्रोवाइजो में याद करो, असेसमेंट में मैं पढ़ाता था कि कुछ इंस्टीट्यूशंस होती है जिनको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती है, वो कंडीशंस फुलफिल किया है कि नहीं किया है, एओ चेक करता है, उसके बाद एओ को लगता है कि वो गलत है तो एओ इंटीमेट करता है सीआईटी को, फिर सीआईटी उसका अप्रूवल कैंसिल करता है, ये उसकी बात कर रहे हैं। या थर्ड केस, a case such case has been selected in accordance with the risk management of the strategy। risk management मतलब सीबीडीटी के एसएफटी में आप रिपोर्ट हो गए हो, एआईएस में आप रिपोर्ट हो गए हो, उसको बोला जाता है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो अगर आपने कोई स्पेसिफाइड वायलेशन किया है, स्पेसिफाइड वायलेशन का मतलब स्पेसिफिकली मैं बताता हूं आपको, या एओ ने कोई रेफरेंस दिया है सीआईटी को या पीसीआईटी को, या आप रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू पकड़े गए हो, देन सीआईटी आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा, इंक्वायरी करेगा और अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि आपने कोई वायलेशन किया है कि नहीं किया है, और अगर किया है तो वो आपका एक ऑर्डर पास करेगा और रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगा, या अगर आपने ठीक से एक्सप्लेन कर दिया तो फिर वो आपका एक ऑर्डर पास करेगा और बोलेगा आई रेफ्यूज टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करूंगा। जो भी करेगा उसका कॉपी वो आपको भी देगा, एओ को भी देगा, उसको संभाल के रखने का, ठीक है। जो भी करेगा उसका कॉपी आपको भी देगा, एओ को भी देगा। अब सवाल उठता है कि सर स्पेसिफाइड वायलेशन का मतलब क्या? देखो यहां पर 6-7 पॉइंट है, इसमें से अगर कुछ भी करोगे तो स्पेसिफाइड वायलेशन होएगा। उससे पहले मैं एओ ऑर्डर, सीआईटी ऑर्डर कब तक पास करेगा पहले वो बता देता हूं। सीआईटी ऑर्डर पास करेगा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, थोड़ा सा अलग टाइम लिमिट है, फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच द फर्स्ट नोटिस इज इशूड बाय द सीआईटी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022। ठीक है, तो अब सुनो जरा, जब भी सीआईटी ने आपको पहला नोटिस भेजा उस क्वार्टर से एंड के 6 महीने के अंदर, सपोज सीआईटी ने आपको अक्टूबर में नोटिस भेजा, तो अक्टूबर वाला मंथ कौन से क्वार्टर में आता है? दिसंबर क्वार्टर में। तो दिसंबर क्वार्टर के एंड से 6 महीने के अंदर वो ऑर्डर पास कर देगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इशू पे आते हैं, स्पेसिफाइड वायलेशन का मतलब क्या है? सबसे पहला मतलब है कि अगर ट्रस्ट अपनी इनकम को कहीं ऐसी जगह अप्लाई करता है जो उसके ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट है, ट्रस्ट अगर अपनी इनकम को ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट वाली जगह अप्लाई करता है तो वो स्पेसिफाइड वायलेशन है। या ट्रस्ट कोई पीजीबीपी इनकम कमाता है विच इज नॉट इंसिडेंटल टू इट्स ऑब्जेक्ट, अगर इंसिडेंटल टू ऑब्जेक्ट है तो पीजीबीपी कमाएगा तो चलेगा। जैसे स्कूल है, उससे रिलेटेड बच्चों से फीस ले रहा है तो चलेगा, लेकिन कोई भलता ही पीजीबीपी कर रहा है जिसका उसके ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है,
और सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड बाय इट फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है, तो भी उसको स्पेसिफाइड वायलेशन माना जाएगा, ठीक है। या अगर कोई ट्रस्ट अपनी इनकम किसी प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए यूज करता है, पब्लिक के बेनिफिट के लिए यूज नहीं करता है, प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए यूज करता है, तो भी वो स्पेसिफाइड वायलेशन माना जाएगा। या अगर ट्रस्ट कोई पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी या किसी कास्ट के बेनिफिट के लिए बना है, तो भी वो स्पेसिफाइड वायलेशन माना जाएगा। या अगर सीआईटी या पीसीआईटी को लग रहा है आप जेन्युइन नहीं हो, या आपके ऑब्जेक्ट्स ट्रस्ट में जो बोले गए थे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उससे मैच नहीं कर रहे हैं, आप जेन्युइन नहीं हो और इट इज नॉट कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद ऑल द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच इट वाज रजिस्टर्ड, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। या अगर आपने कोई कोर्ट का ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया है, द ट्रस्ट हैज नॉट कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ एंड द ऑर्डर इशूड बाय एनी कोर्ट एक्सेट्रा, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। या अगर आपने कोई कानून तोड़ा है, कोई और कानून तोड़ा है, कोई और कानून, फॉर एग्जांपल फॉरेन कंट्रीब्यूशन लॉ आपको तोड़ना पड़ता है, ठीक है, आपको फॉलो करना पड़ता है, सॉरी तोड़ना नहीं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन लॉ अगर आपने तोड़ा है तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। एज ए ट्रस्ट आप कोई भी देश का कानून नहीं तोड़ सकते हो। अगर देश का कोई कानून तोड़ा है या कोई कोर्ट का ऑर्डर तोड़ा है, डिक्री मतलब कोर्ट का ऑर्डर होता है, कोर्ट का डायरेक्शन तोड़ा है, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन सीआईटी कैंसिल कर सकता है। या अगर आपने एप्लीकेशन देते समय, फाइनेंस एक्ट 2023 का अमेंडमेंट है, उसमें इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन डाला या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन डाला या फॉल्स इंफॉर्मेशन डाला, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। ये सब केसेस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, चेक कर लो एक बार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, एक ट्रस्ट को कैपिटल गेन्स में एग्जेम्पशन कैसे मिलता है। देखो बहुत सिंपल रूल है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अगर एक ट्रस्ट ने 9,30,000 में एक अपना असेट बेचा, कैपिटल असेट बेचा, 30,000 एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, 9 लाख रुपया नेट सेल कंसिडरेशन। अब ये एक इंपॉर्टेंट अमाउंट है, इसको दिमाग में रखना। ये जो नेट कंसिडरेशन है इसके आसपास पूरा खेल है, ठीक है। 6 लाख रुपया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कैपिटल गेन्स 3 लाख रुपया। अब गवर्नमेंट बहुत सिंपल बात करती है, अगर 3 लाख रुपए का कैपिटल गेन्स बचाना है तो पूरा 9 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर पूरा 9 लाख रुपया इन्वेस्ट करोगे तो 3 लाख रुपए का कैपिटल गेन्स बच जाएगा, ठीक है। और अगर पूरा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो अगर सपोज 8 लाख इन्वेस्ट किया, 9 लाख इन्वेस्ट नहीं किया, 8 लाख किया, तो फिर कितना एग्जेम्प्ट होगा। तो देखो नीचे फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ न्यू असेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड असेट 6 लाख है, तो फिर 2 लाख एग्जेम्प्ट होगा, 3 लाख में से 1 लाख पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अगर आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो पूरा तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा पूरा 3 लाख रुपए का कैपिटल गेन्स। 9 लाख से कम इन्वेस्ट करते हो, 8 लाख इन्वेस्ट करते हो, तो सिर्फ 8 लाख में से 2 लाख रुपए ही एग्जेम्प्ट होगा, बाकी 1 लाख रुपए पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। 2 लाख कैसे आया, कॉस्ट ऑफ न्यू असेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड असेट। अच्छा एक और चीज है जो यहां पर लिखी नहीं गई, मैंने क्लास में आपको बताया था, 9 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, मतलब अगर 11 लाख इन्वेस्ट किया, 12 लाख इन्वेस्ट किया, तो 9 लाख के ऊपर जो भी इन्वेस्ट करोगे वो माना जाएगा एज एप्लीकेशन ऑफ द एसएससी, और उसको आप एप्लीकेशन के तौर पे नीचे से माइनस कर सकते हो व्हाइल कंप्यूटिंग दी टोटल इनकम, ठीक है। सपोज अगर 9 लाख के बदले 11 लाख रुपए री इन्वेस्ट किया, तो 2 लाख रुपए तो आप अपनी जेब से री इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो वो तो आपका एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, तो उसको एप्लीकेशन के तौर पे गवर्नमेंट आपको एग्जेम्पशन दे देती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ भयानक प्रोविजंस की तरफ, बहुत बढ़िया प्रोविजंस है, एक दूसरे से इंटरलिंक प्रोविजंस है। सबसे पहले सेक्शन 13(1) बोलता है कि कुछ काम मत करो, अगर कुछ काम जो मैं बता रहा हूं अगर वो करोगे तो अपने हाथ से एग्जेम्पशन दो बैठोगे, एग्जेम्पशन आपके हाथ से चला जाएगा और बिल्कुल चला जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से काम है जो मुझे जीवन में नहीं करने चाहिए। सबसे पहला, आप अपनी इनकम का प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, यूज मत कीजिए, जो पीछे भी था रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है उसकी वजह से। दूसरा, आप अपनी इनकम किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए मत यूज कीजिए, उसकी वजह से भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। आप अपनी इनकम किसी स्पेसिफाइड पर्सन के लिए मत यूज कीजिए, अगर स्पेसिफाइड पर्सन के लिए यूज करोगे तो जितना पार्ट यूज करोगे उतना आपका वायलेशन हो जाएगा और उतने पे हम आपको टैक्स लगा देंगे, ठीक है। जितना पार्ट यूज करोगे, पूरे इनकम पे नहीं लगेगा। अगर 1 करोड़ रुपए कमाते हो और 2 लाख रुपए गलत यूज कर रहे हो तो 2 लाख रुपए पे ही टैक्स लगेगा, पूरे पे नहीं लगेगा, वो भी स्पेशल टैक्स रेट लगेगा 30% के हिसाब से। अब स्पेसिफाइड पर्सन में कौन आता है, ठीक है, यहां पर आना पड़ेगा 13 सबसेक्शन 3 में। सबसे पहले स्पेसिफाइड पर्सन में ऑथर ऑफ द ट्रस्ट आता है, जिसने ट्रस्ट को बनाया था, फाउंडर ऑफ द ट्रस्ट आता है, जिसने ट्रस्ट को बनाया था। दूसरा, एक सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर आता है जो पूरे साल में 50,000 रुपए से ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर ट्रस्ट को देता है, पूरे साल में अगर ट्रस्ट को कोई 50,000 से ज्यादा डोनेशन देता है तो वो सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर माना जाएगा। ट्रस्टी भी माना जाता है स्पेसिफाइड पर्सन ऑफ द ट्रस्ट, मैनेजर ऑफ द ट्रस्ट भी माना जाता है स्पेसिफाइड पर्सन ऑफ द ट्रस्ट। और अभी ऑथर, फाउंडर जो ऊपर आ चुके हैं, सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर, मेंबर, ट्रस्टी, मैनेजर, इन सब के रिलेटिव भी ट्रस्ट के क्या माने जाएंगे, स्पेसिफाइड पर्सन माने जाएंगे। तो अगर ट्रस्टी है तो ट्रस्टी की बीवी भी ट्रस्ट के लिए क्या मानी जाएगी, स्पेसिफाइड पर्सन। ट्रस्टी के बच्चे भी ट्रस्ट के लिए क्या माने जाएंगे, स्पेसिफाइड पर्सन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक ऐसी कंसर्न जिसमें ट्रस्ट का क्या है, जिसमें इफ एनी ऑफ द पर्सन, सॉरी, एक ऐसी एंटिटी जिसमें इन सब में से किसी का भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, मतलब इन सब में से किसी का भी 20% स्टेक है एट एनी टाइम। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसमें ट्रस्टी
ट्रस्टी का 20% स्टेक है तो ट्रस्ट और वो कंपनी भी बन जाएंगे स्पेसिफाइड पर्सन। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसमें ट्रस्ट की वाइफ का 20% स्टेक है तो ट्रस्ट और वो एंटिटी भी क्या माने जाएंगे, स्पेसिफाइड पर्सन माने जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स लॉ। ठीक है, अब ये स्पेसिफाइड पर्सन वाले पॉइंट पे मैं वापस से आता हूं। मैं पहले इसको खत्म करता हूं 13(1) को। 13(1) क्या बोलता है? पहला पॉइंट, किसी प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए ट्रस्ट का पैसा यूज नहीं होना चाहिए, किसी रिलीजियस कम्युनिटी के लिए नहीं होना चाहिए, किसी स्पेसिफाइड पर्सन के लिए नहीं होना चाहिए। और चौथा, 11(5) वाले मोड को छोड़कर कोई और जगह पर इन्वेस्ट मत करना। अगर कोई और जगह इन्वेस्ट करोगे तो फिर हम आपको क्या करेंगे, हम आपको फिर एग्जेम्पशन उतने अमाउंट पे नहीं देंगे, उतने अमाउंट पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा और उतने अमाउंट पे आपको 30% टैक्स भी देना पड़ेगा। 11(5) को छोड़कर कहीं और मोड पे पैसा मत डालना। सर पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर्स चलेंगे क्या? चलेंगे चलेंगे चलेंगे। डिपॉजिटरी के शेयर्स भी चलेंगे, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस विल नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्रावेंशन। सर अगर कॉन्ट्रावेंशन किया तो पूरी इनकम पे टैक्स लगा दोगे? नहीं नहीं, जितना कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो उतनी इनकम पे ही टैक्स लगाओगे। अब ये जो मैंने आपको बोला ना स्पेसिफाइड पर्सन वाला, इसमें दो केसेस में आपको गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है। अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और मेडिकल हो, फॉर एग्जांपल मैं ट्रस्टी हूं और मेरी स्कूल है और मैं ट्रस्टी और मैं मेडिकल में और मेरा हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल में मैं खुद ही नहीं जाऊं या मेरे खुद के बच्चों को नहीं भेजूं या उस स्कूल में मैं अपने बच्चों को ही नहीं भेजूं, तो ये तो बेवकूफी हो जाएगी। तो यहां पर गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप अपने बच्चों को यहां पर अगर फ्री में पढ़ाते हो तो फिर आपको उतने अमाउंट पे टैक्स लगेगा, अदरवाइज अगर आप जेन्युइन प्राइस पे पढ़ाते हो तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। वैल्यू ऑफ सच फैसिलिटी ईदर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट और कंसेशनल would be deemed to be income of the trust and such income would not be eligible for exemption। उतने इनकम पे आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहां पर स्पेसिफाइड पर्सन। बहुत लंबा चौड़ा भाषण है। स्पेसिफाइड पर्सन को कोई भी अगर सर्विस दोगे आप फ्री में, ठीक है, अगर आप ऑथर के लिए पैसा खर्चा कर रहे हो, ट्रस्टी के लिए, रिलेटिव के लिए उनके, या कोई सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर के लिए, तो ये माना जाएगा वायलेशन ऑफ द लॉ और आपके हाथ से एग्जेम्पशन चला जाएगा। और सामने वाला जो स्पेसिफाइड पर्सन है ना, उसके हाथ में इनकम फ्रॉम गिफ्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इनकम फ्रॉम गिफ्ट। सामने वाले के हाथ में इनकम फ्रॉम गिफ्ट, तो सामने वाले की भी बैंड बजा देंगे, उसके हाथ में भी 56(2)(10) में इनकम फ्रॉम गिफ्ट लगा देंगे और ट्रस्ट के ऊपर पेनाल्टी लगाएंगे। कितनी पेनाल्टी लगाएंगे? पहली बार पकड़ा गया तो 100% पेनाल्टी लगाएंगे। एग्रीगेट ऑफ द इनकम अप्लाइड, जितना खर्चा किया उतनी इनकम अप्लाई, उतनी पेनाल्टी लगाएंगे। दूसरी बार पकड़े जाएगा तो 200% की पेनाल्टी लगाएंगे एंड इट इज ओवर एंड अबाउ एनी अदर पेनाल्टीज अंडर द इनकम टैक्स लॉ। तो अगर पहली बार अगर स्पेसिफाइड पर्सन पे खर्चा करते हो, स्पेसिफाइड पर्सन के लिए ये, ठीक है, अगर पहली बार स्पेसिफाइड पर्सन पे खर्चा करते हो, जितना खर्चा करते हो उतनी पेनाल्टी, दूसरी बार खर्चा करते हो तो 200% की पेनाल्टी लगा सकते हैं हम आपके ऊपर। ठीक है, अब ये एक स्पेशल टैक्स रेट है, स्पेशल टैक्स रेट अंडर सेक्शन 115 बीबीआई। यहां पर आपको डायरेक्टली 30% टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट। कोई खर्चों का डिडक्शन नहीं, कोई अलावेंस का डिडक्शन नहीं, कोई चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं, कुछ डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। फ्लैट 30% टैक्स लगेगा। साफ साफ लिखा है यहां पर आपको किसी भी खर्चे का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। यहां पर डायरेक्टली आपको 30% टैक्स लग जाएगा। ये 4-5 केसेस में सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो लगेगा, डिपेंड करता है। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या क्या करने पर लगेगा सर? सबसे पहले अगर रिलेटिव्स को खर्चा करोगे, रिलेटिव्स के लिए पैसा खर्चा करोगे 13(1)(c) के अंदर, तो आपके ऊपर डायरेक्टली 30% का टैक्स लग जाएगा। जितना भी खर्चा किया उस पर 30% टैक्स। दूसरा अगर नॉन स्पेसिफाइड मोड में पैसा डालोगे तो डायरेक्टली 30% टैक्स, नॉन स्पेसिफाइड मोड 11(5) को छोड़कर। ठीक है, तीसरा, अगर आप 5 साल तक जो अक्यूमुलेट करते हो उसमें अगर कुछ गोल घपला झोल झपाटा करते हो तो डायरेक्टली आपकी जो भी डीम्ड इनकम होगी उसके ऊपर आपको लग जाएगा 30% टैक्स। ठीक है, अगर इंडिया के बाहर पैसा अप्लाई करते हो तो उसके ऊपर डायरेक्टली 30% टैक्स लग जाएगा। कुछ एक्सेप्शन है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हो इंडिया के बाहर। और अगर 15% के ऊपर जो अक्यूमुलेट करते हो आप, अगर उसको ठीक से खर्चा नहीं करते हो, द इनकम विच इज अक्यूमुलेटेड इन 15% तो माफ होता है, उसके ऊपर का पैसा आपको खर्चा करने होता है। ठीक है, अगर उसमें कुछ वायलेशन करते हो, उसमें ठीक से खर्चा नहीं करते हो, तो वहां पर भी आपको 30% टैक्स लग जाएगा। तो ये 5 केसेस है जहां पर गवर्नमेंट आपको 30% टैक्स लगाती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट वन, सेक्शन 13(8) क्या बोलता है? छोटा सा प्रोविजन है, बहुत ज्यादा खास बात नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं एग्जैक्टली वो क्या बोलता है। सुनो गौर से। आपको पता होगा चैरिटेबल पर्पस के डेफिनेशन में आखिरी क्लॉज क्या था? सबसे लास्ट वाला चैरिटेबल पर्पस के डेफिनेशन में एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, लेकिन वहां पर एक कंडीशन था, आपका कमर्शियल रिसीट शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ टोटल रिसीट्स, तब जाकर आपको वो एग्जेम्पशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब मान लो अगर किसी साल में मेरा कमर्शियल रिसीट 20% से ज्यादा हो जाता है तो मुझे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अग्रीड, मैं मानता हूं, क्योंकि मेरा कमर्शियल रिसीट ज्यादा हो गया, लेकिन क्या मेरा रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर देगी गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे, डोंट वरी, चिंता मत करो, सिर्फ आपका एग्जेम्पशन डिनाई करेंगे। तो जस्ट बिकॉज आपका कमर्शियल रिसीट 20% से ज्यादा हो गया तो आपका एग्जेम्पशन मना कर देंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया था आज से 2 साल पहले,
कि अगर कोई असेसी कुछ गलतियां करता है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये तीन में से कोई एक गलती करता है तो उसकी इनकम कैसे कंप्यूट करोगे आप? ठीक है, पहली गलती, अगर उसकी कमर्शियल रिसीट 20% से ज्यादा हो गई, गलती नंबर 1, या वो ऑडिट नहीं करवाता है, गलती नंबर 2, या वो रिटर्न नहीं भरता है, गलती नंबर 3, तो फिर आप उसकी इनकम कैसे कंप्यूट करोगे? तो गवर्नमेंट ने उसके लिए पूरा का पूरा मैकेनिज्म दिया है कि उसकी इन 3 केसेस में इनकम कैसे कंप्यूट होगी। कौन से 3 केसेस है ये मत भूलना। पहला केस क्या है कि वो उसकी कमर्शियल रिसीट 20% से ज्यादा हो गई, दूसरा ऑडिट नहीं करवाता है, तीसरा रिटर्न नहीं भरता है। तो उस केस में उसको सारे खर्चों का डिडक्शन मिलेगा, जो भी वो इंडिया में करता है उसके डिडक्शंस मिलेंगे, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, और कुछ और कंडीशंस उसको फुलफिल करना है जो नीचे लिखे गए। सबसे पहले, सच एक्सपेंडिचर इज नॉट फ्रॉम द कॉर्पस स्टैंडिंग as on the last day of the financial year of the immediately preceding current year। पिछले साल की इनकम से अगर खर्चा कर रहे हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, करंट ईयर की इनकम से खर्चा करना पड़ेगा। पिछले साल के कॉर्पस में से, पिछले साल के पैसे में से अगर खर्चा कर रहा है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर लोन लेकर खर्चा कर रहा है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन असेट व्हिच हैज बीन क्लेम्ड as an application of income। अगर कोई असेट को ऑलरेडी आपने एप्लीकेशन के तौर पे डिडक्शन ले लिया है तो उस असेट का आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर आपने ऑलरेडी कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था पिछले साल, उसका डिडक्शन ले लिया था, पूरा का पूरा 100 लाख का खरीदा था, 100 लाख का डिडक्शन ले लिया था, अब उसका आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आप किसी को पेमेंट करते हो तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो, 10,000 के ऊपर पेमेंट कर रहे हो तो कैश में नहीं देना है, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट एक्सेट्रा देना है। और आपका एक्सपेंडिचर डोनेशन के तौर पे नहीं होना चाहिए किसी को भी। ठीक है, किसी को भी डोनेशन के तौर पे नहीं होना चाहिए, डोनेशन के तौर पे एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा, हाँ डेप्रिसिएशन मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा, डोनेशन नहीं मिलेगा, लोन लेकर खर्चा करोगे तो नहीं मिलेगा, पिछले साल की इनकम से खर्चा करोगे तो नहीं मिलेगा, और अगर टीडीएस नहीं काटोगे तो नहीं मिलेगा, कैश पेमेंट करोगे तो नहीं मिलेगा। ये सारे केसेस है जो आपको दिमाग में रखने हैं। अगर आप ये सारे खर्चे करोगे तो आपको ये सारे फैक्टर्स दिमाग में रखने, किसके लिए? जिसके लिए एक और पॉइंट है, पिछले साल का लॉस वॉस सेट ऑफ करने के लिए नहीं मिलेगा। वो जनरली ट्रस्ट को भी नहीं मिलता है, आपको भी नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो पिछले साल का लॉस भी आप सेट ऑफ कर नहीं सकते हो, ये चीज दिमाग में रखना। ठीक है, किसके लिए? ये 3 गलती जो करता है जीवन में, 20% से ज्यादा कमर्शियल रिसीट हो गया, ऑडिट नहीं करवाया, रिटर्न नहीं भरवाया, उनके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था। तो गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2021 में ये स्पेशल मैकेनिज्म लाया। अब हम लोग बात करते हैं एनोनिमस डोनेशन की, जिसके बारे में हमने पहले बात नहीं की थी। सर एनोनिमस डोनेशन क्या होता है? एनोनिमस डोनेशन वो होता है जिसके अंदर आपको डोनर की आइडेंटिटी ही नहीं पता है, कौन डोनर है। ठीक है, उसकी आइडेंटिटी नहीं पता है, वो चंदे वाले डब्बे में पैसा डाला और चला गया, तो गवर्नमेंट बोलती है उसमें हम 30% टैक्स लगाएंगे और सरचार्ज भी लगाएंगे और सेस भी लगाएंगे। सेस तो हमेशा लगेगा, सरचार्ज भी लग सकता है। अब एनोनिमस डोनेशन कितना टैक्सेबल होगा, ये चीज दिमाग में रखना। सपोज अगर आपको टोटल 100 लाख का डोनेशन मिला, उसमें से एनोनिमस डोनेशन 10 लाख रुपए का मिला और अदर डोनेशन 90 लाख रुपए का मिला, तो ये जो 10 लाख रुपया है उसको कितना टैक्स करेगी गवर्नमेंट? 30% पे। तो उसमें से गवर्नमेंट सिर्फ एक एग्जेम्पशन देगी, उसके अलावा और कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। वो एक एग्जेम्पशन है हायर ऑफ 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर। जो भी ज्यादा है उतना डोनेशन का डिडक्शन मिल जाएगा। 5% ऑफ टोटल डोनेशन कितना है? 5 लाख है, और 1 लाख तो 1 लाख है, तो विच एवर इज हायर 5 लाख रुपए आपका एग्जेम्प्ट और 5 लाख रुपए आपका 30% पे टैक्सेबल। तो एनोनिमस डोनेशन में से सिर्फ एक ही एग्जेम्पशन मिलता है और कोई नहीं मिलता है। सेक्शन 11 के एग्जेम्पशन कुछ नहीं मिलेंगे। सर मैं अप्लाई करता हूं ना, सर मैं दूसरे को डोनेशन देता हूं ना, सर मैं ये खर्चा करता हूं ना, मैं ट्रस्ट के लिए, कुछ भी करो आप, आपको एनोनिमस डोनेशन में से ये एग्जेम्पशन छोड़कर और कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला है। बी वेरी केयरफुल। ठीक है, ये इकलौता एग्जेम्पशन है जो आपको एनोनिमस डोनेशन से सरकार देने वाली है। इसके अलावा और कोई भी एग्जेम्पशन सरकार आपको एनोनिमस डोनेशन से नहीं देगी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत बारीकी से आपको सुनना पड़ेगा। तो ये 5 लाख जो एग्जेम्प्ट हुआ ना, ये मत सोच लेना कि ये हमेशा के लिए एग्जेम्प्ट होगा। गवर्नमेंट बोलती है इसको इनकम स्टेटमेंट में नॉर्मल वाले ऐड करना पड़ेगा 15% के पहले। ठीक है, मतलब इस 5 लाख रुपए को जो एनोनिमस डोनेशन माफ हो रहा है ना, उसको आपको एक नॉर्मल डोनेशन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, जैसा वॉलंटरी डोनेशन ट्रीट करते हो। इनकम स्टेटमेंट में ऐड किया, 15% एग्जेम्पशन लिया और फिर उसको अप्लाई करो और उसका एग्जेम्पशन क्लेम करो। ठीक है, ये एक व्यू है। एक और व्यू भी है जो मैंने यहां नहीं लिखा है, बट मैंने क्लास में कराया था आपको, कि दूसरा व्यू इंस्टीट्यूट ये लेता है कि इसको सबसे एंड में ऐड करो। जब पूरा टोटल इनकम टोटल हो जाएगा ना, पूरा टोटल इनकम का टोटल मार लोगे, उसके बाद ऐड करो एंड में। इसमें से 15% भी नहीं मिलेगा और इसमें से कोई दूसरा एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगा। किसकी बात कर रहा हूं? ये जो 5 लाख रुपया माफ हो रहा है। ठीक है, अब आपको जो भी ठीक लगता है आप करो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लास में करवाया हूं, जाकर चेक कर लेना। शायद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर इन द चैप्टर ऑफ टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट, उसको चेक कर लेना। ठीक है, अब कुछ लोगों के लिए एनोनिमस डोनेशन एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप एक होली रिलीजियस ट्रस्ट हो तो आपके लिए एनोनिमस डोनेशन एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप पार्टली रिलीजियस हो, पार्टली चैरिटेबल हो,
तो आपको फिर दो डोनेशन बॉक्स मेंटेन करना पड़ेगा। जो स्कूल में आ रहा है, मतलब जो रिलीजियस पर्पस के लिए, जो चैरिटेबल पर्पस के लिए आ रहा है, उस पे एनोनिमस डोनेशन का प्रोविजन लगेगा। और जो टेंपल में आ रहा है और दूसरे रिलीजियस जगह पर आ रहा है, जो रिलीजियस पर्पस के लिए है, उस पर एनोनिमस डोनेशन नहीं लगेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एनोनिमस डोनेशन मंदिर, मस्जिद एक्सेट्रा ये सब पे नहीं लगता है। अगर दोनों करते हो तो दो डोनेशन बॉक्स मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मंदिर मस्जिद वाले पे नहीं लगेगा, बाकी पे लगेगा। और अगर आप होल्ली चैरिटेबल हो फिर तो सवाल ही नहीं उठता है, एनोनिमस डोनेशन का आपको टैक्स भरना ही है इस चैप्टर के हिसाब से, ठीक है। अच्छा सर, एनोनिमस डोनेशन इज नॉट एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है? सर आप बोल रहे हो रिलीजियस वालों के लिए एनोनिमस डोनेशन एप्लीकेबल नहीं है, तो इसका मतलब माफ है? नहीं नहीं नहीं, माफ नहीं है। उनकी दान पेटी में जो भी पैसा आता है वो एक वॉलेंटरी डोनेशन की तरह ट्रीट होगा। इनकम स्टेटमेंट में ऐड करो, 15% एग्जाम लो और बाकी अप्लाई करके आप एंजॉय कर सकते हो एग्जामेशन, ठीक है। माफ बाप कुछ नहीं है, ठीक है। माफ बाप किसी को कुछ नहीं करती है गवर्नमेंट, ठीक है, कोई भी हो आप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज 1023C के अलग अलग क्लॉजेस में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट ने माफ किया है। अब अपने को सिर्फ देखना है कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस कहां कवर्ड है, इसमें कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पहला वाला, अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, जो सब्सटैंशियली गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया है, किसने फाइनेंस किया है? सब्सटैंशियली गवर्नमेंट ने। सब्सटैंशियली गवर्नमेंट ने मतलब उसको जितना भी ग्रांट मिलता है उसमें से 50% से ज्यादा ग्रांट गवर्नमेंट ही देती है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, अगर उसको 50% से ज्यादा गवर्नमेंट ग्रांट देती है टोटल रिसीट्स में से, तो वो सब्सटैंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट माना जाएगा और उसकी इनकम 1023C सब क्लॉज 3AB एंड 3AC में एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर आप बहुत ज्यादा ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट है। अगर कोई एसएससी है जिसका स्कूल भी है, कॉलेज भी है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन भी है, हॉस्पिटल भी चलाता है, स्कूल भी चलाता है, दोनों चलाता है, और अगर सब मिलाकर उसकी एनुअल रिसीट 5 करोड़ तक है, कितने तक है? 5 करोड़ तक। स्कूल का 3 करोड़ और इसका 1.5 करोड़, तो 4.5 करोड़, हॉस्पिटल का 1.5 करोड़, सब मिलाकर अगर 5 करोड़ तक है तो उनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, उसके बगैर भी वो लोग एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अब कुछ और इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट वाला, ये क्लॉज 4 वाला क्या करता है? ये चैरिटेबल पर्पस का काम करता है। ये क्लॉज 5 वाला क्या करता है? ये भी पब्लिक रिलीजियस पर्पस के लिए काम करता है और चैरिटेबल और रिलीजियस दोनों के लिए काम करता है। ये क्लॉज सी वाला क्या करता है? ये सोनली एजुकेशन पर्पस के लिए काम करता है, ठीक है। और ये क्लॉज डी वाला क्या काम करता है? ये सोनली हॉस्पिटल पर्पस के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्लॉज में रजिस्टर्ड है ये लोग, और कुछ नहीं है। इन सबकी इनकम एग्जेम्प्ट है सब्जेक्ट टू लॉट ऑफ कंडीशंस, और वो सारे कंडीशंस आपके सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने नहीं रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला, एक ट्रस्ट की अगर टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो उसको दो काम करना है। एक तो उसको ऑडिट करवाना है और साथ साथ में उसको रिटर्न भी भरना है, ठीक है। ऑडिट करवाना भी मैंडेटरी है और रिटर्न भरना भी मैंडेटरी है। ऑडिट के बारे में यहां लिखा है, रिटर्न के बारे में आगे लिखा है, ठीक है। बट इकट्ठा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब लास्ट एक दो चीज है, उसके बाद ये चैप्टर तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एग्जिट टैक्स पे जाएंगे, वो भी ट्रस्ट का ही पार्ट है, उसी का कंटिन्यूएशन है। नेक्स्ट वाला, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर मैं एक टेंपल हूं, चर्च हूं, गुरुद्वारा हूं, मस्जिद हूं, मुझे वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन मिला, क्या करने के लिए? चर्च और टेंपल को, गुरुद्वारा को रिपेयर और रेनोवेट करने के लिए। तो आप सभी को पता है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन क्या होता है, आपके हाथ में टैक्सेबल होता है। तो गवर्नमेंट ने ना गुरुद्वारा, चर्च, टेंपल, इनको सबको ना, और मस्जिद को, इन सबको गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है कि आपको अगर कोई वॉलेंट्री डोनेशन मिलता है, गौर से सुनो, फॉर रिपेयर और रेनोवेशन, आप उसको कॉर्पस की तरह ट्रीट कर सकते हो। आप उसको कॉर्पस की तरह ट्रीट कर सकते हो सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। क्या कंडीशन है? देखो, अगर आप टेंपल हो, मॉस्क हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो या कोई और नोटिफाइड प्लेस हो, ठीक है, और आपको वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन मिल रहा है फॉर रिपेयर एंड रेनोवेशन, किसी तीसरे कारण के मिलेगा तो नहीं, सिर्फ रिपेयर और रेनोवेशन के लिए अगर वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो आप उस पैसे को आप क्या ट्रीट कर सकते हो? आपको ऑप्शन दे रही है गवर्नमेंट कि आप उसको कॉर्पस की तरह ट्रीट करो। कॉर्पस मतलब एग्जेम्प्ट होएगा सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, ठीक है। अगर 11.5 में इन्वेस्ट कर दिया तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? द ट्रस्ट विल अप्लाई सच कॉर्पस ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच द कंट्रीब्यूशन इज मेड। ट्रस्ट उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ वो रिपेयर और रिनोवेशन के लिए यूज करेगा। ट्रस्ट उस पैसे को किसी दूसरे को डोनेशन देने के लिए नहीं यूज करेगा। ट्रस्ट उसको सेपरेटली मेंटेन करेगा कि भाई इतना इतना पैसा आया, इतना इतना इधर आया, और ट्रस्ट उस पैसे को 11.5 में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। अगर ये सारी कंडीशंस अगर ट्रस्ट फुलफिल करता है तो उसकी इनकम को हम क्या करेंगे? उसके डोनेशन को हम लोग कॉर्पस डोनेशन की तरह ट्रीट करेंगे। किसके? सिर्फ रिलीजियस प्लेस के। क्या पर्पस के लिए डोनेशन मिला है वॉलंटरी वाला? रिपेयर रेनोवेशन के लिए। तो उसको हम कॉर्पस डोनेशन की तरह ट्रीट करेंगे सब्जेक्ट टू ऑल दीस कंडीशंस ABCD। अगर ये करेंगे तो वो कॉर्पस की तरह ट्रीट होगा, और एक भी कंडीशन अगर वायलेट किया तो फिर वो कॉर्पस की तरह ट्रीट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वन लास्ट थिंग ओवर हियर, ट्रस्ट को अगर एग्जम्पशन क्लेम करना है तो रिटर्न भरना जरूरी है। तो कौन से सेक्शन में रिटर्न भरना जरूरी है? क्या अपडेटेड रिटर्न भरेगा तो भी चलेगा? नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ने बोला अपडेटेड रिटर्न तो आप 2-2 साल बाद भरते हो,
वहां पर नहीं चलेगा। या तो आप नॉर्मल रिटर्न भर दो या तो बिलेटेड रिटर्न भर दो, ठीक है, या रिवाइज रिटर्न भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपडेटेड रिटर्न भरने वाले एसएससीओ को हम लोग ये बेनिफिट नहीं देने वाले, नहीं देने वाले, नहीं देने वाले। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए एग्जिट टैक्स का डिस्कशन करते हैं। इसको हम एग्जिट टैक्स के नाम से भी बुलाते हैं, इसको हम अक्रीडेड इनकम के नाम से भी बुलाते हैं, और दोनों रेजिम के अंदर ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। ये क्या है कॉन्सेप्ट सर? कॉन्सेप्ट बताइए हमको। कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक ट्रस्ट की तरह रजिस्टर्ड हो 12AB के अंदर, और फिर बाद में पता नहीं आपको क्या हो गया, आप अभी एक नॉन ट्रस्ट एंटिटी के साथ जाके मर्ज कर लेते हो अपने आप को, या ट्रस्ट बंद कर देते हो। ठीक है, कारण सुन लो, या तो आप एक नॉन ट्रस्ट एंटिटी के साथ जाकर मर्ज कर लेते हो, या ट्रस्ट बंद कर देते हो, डिसॉल्व कर लेते हो, या ट्रस्ट की एक्टिविटी बंद कर देते हो, 12AB वाली जो एक्टिविटीज है वो बंद कर देते हो। तो गवर्नमेंट आपके ऊपर एग्जिट टैक्स लगा देता है। एग्जिट टैक्स मतलब अगर आप एक ट्रस्ट की तरह काम नहीं कर रहे हो या ट्रस्ट बंद कर रहे हो तो आप एग्जिट मार रहे हो, तो एग्जिट मार रहे हो तो एग्जिट मारते मारते टैक्स दे दो। ठीक है, इसी चीज को बोला जाता है अक्रीडेड इनकम। अक्रीडेड इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। सर व्हाट इज अक्रीडेड इनकम? जितना भी आपका एग्रीगेट एफएमवी ऑफ टोटल एसेट्स है माइनस आपकी टोटल लाइबिलिटीज है, उसका जो डिफरेंस होगा वो आपकी अक्रीडेड इनकम होगा, और उसके ऊपर आपको 30% टैक्स, 12% सरचार्ज और 4% का सेस देना पड़ेगा। ठीक है, 34.944% का इफेक्टिव टैक्स रेट आपको हमेशा देना है। 12% सरचार्ज भी हमेशा लगता है, यहां पर हमेशा लगता है। यहां पर सरचार्ज इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, हमेशा 12% सरचार्ज लगेगा। अब अक्रीडेड इनकम में कुछ चीजें आपको नहीं लेना है, जैसे अगर आपने यहां पर कोई एसेट खरीदने के लिए एग्रीकल्चर इनकम का यूज किया है, अगर एग्रीकल्चर इनकम जो एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 10 में, उससे यूज करके अगर कोई एसेट खरीदते हो तो वो अक्रीडेड इनकम में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी चीज अगर आपने कोई एसेट रजिस्ट्रेशन होने के पहले खरीदा था, मतलब आपने अपना ट्रस्ट 2010 में शुरू किया था, रजिस्ट्रेशन 2013 में मिला, तो 2010 और 2013 के बीच में अगर कोई एसेट खरीदा था तो उस पे तो आपने एग्जेम्पशन क्लेम नहीं किया था। अगर उस पे एग्जेम्पशन नहीं क्लेम किया था तो आप एग्जिट टैक्स कैसे ले सकते हो? एग्जिट टैक्स लेने का लॉजिक ये है कि एग्जेम्पशन क्लेम करके आप ट्रस्ट बंद कर देते हो, एग्जेम्पशन क्लेम करके आप ट्रस्ट को दूसरे एंटिटी में कन्वर्ट कर देते हो, एक प्रॉफिटेबल एंटिटी में, उसलिए गवर्नमेंट ने आपको एग्जिट टैक्स लगाया है। लेकिन अगर ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के पहले मैंने अगर कुछ खरीदा है तो उसके ऊपर मुझे एग्जेम्पशन नहीं मिला था, तो उस पर मुझे एग्जिट टैक्स भी नहीं लगना चाहिए। और तीसरा, अगर ट्रस्ट का डिसोल्यूशन हो जाता है और 12 महीने के अंदर किसी दूसरे स्पेसिफाइड ट्रस्ट को, किसी दूसरे ट्रस्ट को जो 12AB में रजिस्टर्ड है, उसको आप सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देते हो, तो भी आपके ऊपर एग्जिट टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब एग्जिट टैक्स के अंदर आपको कोई भी किसी भी दूसरे खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा। रूल बहुत सिंपल है, ऑल असेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज। उसकी एफएमवी कैसे निकालना है, उसके लिए आपको एक स्पेसिफाइड रूल पढ़ना पड़ेगा, रूल 17CB, वो हम लोग थोड़ी देर के अंदर देखेंगे। अब एग्जिट टैक्स भरने के लिए आपको टाइम पे भरना है, अगर नहीं भरोगे तो 1% इंटरेस्ट पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ आ जाएगा। ठीक है, आगे जाकर एग्जिट टैक्स वाले एसेट्स को बेचोगे तो सर एग्जिट टैक्स भर दिया, अब वो एसेट बेचना है तो उसका कॉस्ट क्या होगा? जो भी उसकी एफएमवी होगी जिस पर आपने टैक्स भरा है वही आपका आगे जाकर कॉस्ट होगा। मिसाल के तौर पर एक लैंड है जिस पे आपने एग्जिट टैक्स भर दिया था, तो जितने अमाउंट पे एग्जिट टैक्स भरा था वो आगे जाकर आपका कॉस्ट हो जाएगा। टैक्स रेट कितना है सर एग्जिट टैक्स का? एमएमआर टैक्स रेट है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। देखो पूरे इनकम टैक्स में एमएमआर का डेफिनेशन अलग है और यहां एमएमआर का डेफिनेशन अलग है, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। पूरे इनकम टैक्स लॉ में कहीं पर भी अगर मैक्सिमम मार्जिनल रेट एमएमआर आता है तो इट इज 30% प्लस 37% प्लस 4%, लेकिन यहां पर इट इज 30% प्लस 12% एंड 4%, ये एक ही एक्सेप्शन है। तो यहां पर इट इज 34.944%, बाकी सब जगह पर इट इज 42.744%। अब कैसे निकालू सर मैं अक्रीडेड इनकम? इसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, रूल प्रिस्क्राइब किया, रूल 17CB। अक्रीडेड इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट एफएमवी ऑफ ऑल असेट्स। आपके टोटल असेट्स की एफएमवी लो, उसमें से टोटल असेट्स टोटल लायबिलिटीज माइनस कर दो। अब सबसे पहले हम लोग एसेट्स की बात करते हैं, लायबिलिटी पे बाद में बात करेंगे। एग्रीगेट एफएमवी ऑफ ऑल असेट्स कैसे निकालू सर? एग्रीगेट एफएमवी ऑफ ऑल असेट्स का मतलब क्या होता है सर? एग्रीगेट एफएमवी मतलब सारे असेट्स की एफएमवी, उसमें से दो असेट्स को सबसे पहली फुर्सत में माइनस कर दो। टीडीएस मत लेना टोटल असेट्स में, एडवांस टैक्स मत लेना, टीसीएस मत लेना, मतलब किसी भी किस्म का टैक्स मत लेना टोटल असेट्स की लिस्ट में। ठीक है, दूसरा फिक्टिशियस असेट्स टोटल असेट्स में मत लेना। ये दो चीज आपको टोटल असेट्स की लिस्ट में नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, नहीं लेनी है। अब बाकी सारे असेट्स लेना है और बाकी सारे असेट्स की वैल्यू क्या होगी वो एक एक करके अभी हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपके एग्रीगेट एसेट में कोटेड शेयर्स है, कोटेड मतलब लिस्टेड शेयर्स है, लिस्टेड सिक्योरिटीज है, लिस्टेड बॉन्ड्स है, लिस्टेड डिबेंचर्स है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स है, तो आपको क्या करना है? जिस दिन आपकी एंटिटी बंद हुई थी वो स्पेसिफाइड डेट माना जाएगा, उस दिन का एवरेज ऑफ लोएस्ट एंड द हाईएस्ट प्राइस इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ले लेना है। ठीक है, अगर आपने आज अपने ट्रस्ट का मर्जर कर दिया किसी और के साथ तो आज स्पेसिफाइड डेट है, आज अगर ट्रस्ट का डिसोल्यूशन हो गया तो आज स्पेसिफाइड डेट है। तो स्पेसिफाइड कोटेड शेयर्स है अगर आपके टोटल असेट्स में
टोटल असेट्स में पहली कैटेगरी गवर्नमेंट ने कोटेड शेयर्स की दी है। कोटेड शेयर्स है तो उसका एवरेज ले लो, हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस का एवरेज ले लो। सर स्पेसिफाइड डेट के दिन ट्रेडिंग नहीं हुई है तो उसके पिछले दिन का एवरेज ले लो, जब भी ट्रेडिंग हुई थी उस दिन का एवरेज आपको ले लेना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकंड कैटेगरी ऑफ असेट है अनकोटेड शेयर्स, लेकिन सिर्फ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स अनकोटेड होगा तो क्या करने का वो आगे जाकर पढ़ेंगे। तो अनकोटेड इक्विटी शेयर्स, अनकोटेड इक्विटी शेयर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है A plus B minus L into PB डिवाइड बाई PE। सर व्हाट इज A, व्हाट इज B? A और B असेट्स है, L लाइबिलिटी है, PB है पेड अप वैल्यू ऑफ वन शेयर, एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है, 100 रुपए का है, और पीवी है पेड अप इक्विटी, टोटल इक्विटी कितनी है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 30 करोड़, ठीक है। तो सबसे पहले ए देखते, ए में क्या आएगा सर, सारे असेट्स की बुक वैल्यू ले लो, फिर से टीडीएस एडवांस टैक्स टीसीएस मत लेना, फिक्टिशियस असेट्स मत लेना, और बुलियन भी मत लेना, ज्वेलरी मत लेना, प्रेशियस स्टोन मत लेना, आर्टिस्टिक्स वर्क मत लेना, शेयर्स मत लेना, सिक्योरिटी मत लेना, इमोबल प्रॉपर्टी मत लेना, क्योंकि वो बी में आ जाएगा, वो सब बी में कवर्ड है। ये ब्रैकेट में जो भी है ना वो सब बी में कवर हो जाएगा। तो ब्रैकेट वाले छोड़कर बाकी सारे असेट्स का आपको बुक वैल्यू लेना है, ठीक है। ब्रैकेट वाले छोड़ दो, बाकी सारे असेट्स का बुक वैल्यू। अब ब्रैकेट में जो है उसका पॉइंट नंबर बी में आता है, बुलियन पॉइंट नंबर बी, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर, सिक्योरिटी, इमोबल प्रॉपर्टी, एज पर दिस रूल। इस रूल के हिसाब से उसको वैल्यू करोगे, वो आगे लिखा है कैसे वैल्यू करना है, ठीक है। अब ये किसका वैल्यू कर रहे हो आप, ये जिस कंपनी में आपका अनकोटेड शेयर्स है ना, आप अनकोटेड शेयर, मिसाल के तौर पर मैं ट्रस्ट हूं, मेरा एबीसी लिमिटेड के अंदर एक अनकोटेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, उसमें मेरे शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, मैं उसका वैल्यूएशन कर रहा हूं, मैं अब मेरा नहीं कर रहा हूं, मैं उसका वैल्यूएशन करूंगा तो मुझे अपने शेयर्स का वैल्यू पता चलेगा ना। उसका वैल्यूएशन अगर 1 करोड़ आता है और मेरा उसके अंदर 30% शेयर्स है, तो फिर मुझे पता चलेगा मेरा वैल्यू 30 लाख रुपीस है। तो अभी मैं अपना वैल्यूएशन नहीं कर रहा हूं, सामने वाली एंटिटी का वैल्यू कर रहा हूं, ताकि मेरे शेयर्स का वैल्यू मुझे ठीक से मिल जाए। अब सामने वाली एंटिटी का बुक वैल्यू ऑफ सारी लाइबिलिटीज ले लो, लाइबिलिटीज के लिए सारी बुक वैल्यू ले लोगे आप, क्योंकि माइनस एल भी करना है ना, ए प्लस बी माइनस एल, तो सारी लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू ले लो, लेकिन कुछ चीजें इसमें एक्सक्लूड हो जाएगी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी मत लेना, ठीक है, अदर देन अरियर्स ऑफ डिविडेंड पेबल, अगर कोई अरियर्स ऑफ डिविडेंड पेबल है तो वो लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका सेक्शन 50B के अंदर था ना, स्लम सेल निकालने का, एफबीसी निकालने का तरीका, लगभग कुछ वैसा ही तरीका, ठीक है। अगर डिविडेंड के लिए कोई अमाउंट सेट असाइड किया है तो वो भी मत लेना। रिजर्व्स एंड सरप्लस आप नहीं ले सकते हो, लेकिन अगर कोई रिजर्व्स एंड सरप्लस आपने डेप्रिसिएशन के लिए सेट अपार्ट किया है तो वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स आप मत लेना, ठीक है। अनअसेटेड लायबिलिटी भी मत लेना, और अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो वो भी आप मत लेना, मत लेना, मत लेना, ठीक है। इस तरीके से आप ए प्लस बी माइनस एल, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पॉइंट नंबर 2 ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है स्टूडेंट के लिए। ये मेरा वैल्यूएशन नहीं है, ये मैंने जिस कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट किया है ये उसका वैल्यूएशन कर रहा हूं, ताकि उसके वैल्यूएशन से मुझे पता चल जाए मेरा उसके अंदर 20-30% स्टेक है तो मेरे अनकोटेड शेयर्स का वैल्यू कितना है, ठीक है। अब तीसरा असेट कौन सा है यहां पर, तीसरा यहां पर जो असेट है वो है आपका जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज अदर देन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को छोड़कर दूसरे शेयर्स एंड सिक्योरिटी। तो यहां पर क्या आएगा सर, पॉइंट नंबर 1 के अंदर तो लिस्टेड आ गए सर, पॉइंट नंबर 2 में अनकोटेड इक्विटी आ गया, तो पॉइंट नंबर 3 में अनकोटेड प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएगा, ठीक है। अनकोटेड प्रेफरेंस शेयर्स, अनकोटेड डिबेंचर्स, अनकोटेड बॉन्ड्स, ये सब कुछ यहां पर आ जाएगा। इन सब के लिए आपको मार्केट प्राइस लेना है, वैल्यूएशन रिपोर्ट के हिसाब से जो मर्चेंट बैंकर या अकाउंटेंट देगा उस हिसाब से आपको मार्केट प्राइस लेना है। इमोबल प्रॉपर्टी के लिए आपको बुक वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको मार्केट प्राइस लेना है या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेना है, व्हिचएवर इज हायर। बुक वैल्यू बिल्कुल भी नहीं लेना है, मार्केट प्राइस या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, व्हिचएवर इज हायर, व्हिचएवर इज हायर, व्हिचएवर इज हायर, ठीक है। पांचवा, वैल्यू ऑफ अ बिजनेस अंडरटेकिंग, अगर आपका ट्रस्ट का किसी कंपनी, किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या है, किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट है, किसी एओपी बीओआई में इन्वेस्टमेंट है, किसी एलएलपी में इन्वेस्टमेंट है, तो फिर उसका वैल्यू कैसे निकालोगे, तो उस सामने वाली एंटिटी का फिर से ए प्लस बी माइनस एल करने का, जैसे अनकोटेड शेयर्स के लिए किया था सेम वैसे ही यहां पर भी करना पड़ेगा। एंड लास्ट, कोई और अदर असेट्स है, ये जनरल पॉइंट है, पहले 5 पॉइंट में अगर आप कवर नहीं करते हो तो आप छठे पॉइंट में आ जाओगे, आपको मार्केट वैल्यू लेना है, बुक वैल्यू नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, यहां जाके आपके सारे असेट्स खत्म हो जाते हैं। अब आप अपनी लायबिलिटीज उसमें से माइनस करोगे, क्योंकि अक्रीडेड इनकम क्या है, एग्रीगेट एफएमवी ऑफ ऑल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। अब टोटल लायबिलिटीज माइनस करते समय आप क्या लोगे, सारी लायबिलिटीज की बुक वैल्यू लोगे, कुछ चीज उसमें नहीं लोगे। सबसे पहले कैपिटल नहीं लोगे, अक्यूमुलेटेड फंड नहीं लोगे, कॉर्पस नहीं लोगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस ये सब नहीं लोगे, अनअसेटेड लायबिलिटीज नहीं लोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लोगे, तो फिर क्या लोगे, जनरल लायबिलिटीज लोगे, जो डिबेंचर्स है वो लोगे, लोन्स है वो लोगे, क्रेडिटर्स लोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लोगे, और फिर बाद में आउटस्टैंडिंग वेजेस लोगे, आउटस्टैंडिंग दूसरे एक्सपेंसेस लोगे, वो सारी चीजें लोगे। ये सारी चीजें आप अपने टोटल असेट्स और लायबिलिटीज में बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। एक लास्ट चीज है जो फाइनेंस एक्ट 2023 का बहुत ही जबरदस्त अमेंडमेंट है, जिसको गवर्नमेंट ने एक एसएससी एक तोड़ निकाला था, उस तोड़ का महातोड़ सरकार ने निकाला है इन फाइनेंस एक्ट 2023। आप सभी को पता है कि सारे
पुराने ट्रस्ट लोगों को, जितने भी पुराने ट्रस्ट है, पता है आपको, उनको 30 सितंबर 2023 तक एप्लीकेशन देना मैंडेटरी है फॉर री रजिस्ट्रेशन। याद आता है आपको, जब हमने ट्रस्ट का वो टेबल पढ़ा था, रजिस्ट्रेशन का वो 6-7 कैटेगरी पढ़ा था, उसमें सबसे पहली कैटेगरी थी, तो जो भी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है, जो 12AB में रजिस्टर्ड है, 1023C में रजिस्टर्ड है, उन सबको वापस से एप्लीकेशन देना है 30 सितंबर तक। अगर नहीं दोगे तो क्या होगा, तो नहीं दोगे तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट ने बोली अगर नहीं दोगे तो आपके ऊपर एग्जिट टैक्स लगा देंगे, एग्जिट टैक्स लगा देंगे। चेक करो, अगर नहीं देंगे तो हम मानेंगे कि आपने वायलेशन किया है और हम आपके ऊपर क्या लगा देंगे, एग्जिट टैक्स का प्रोविजन लगा देंगे। तो ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन सा, टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट का टॉपिक। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, मैं सबसे पहले उन्हीं का रिवीजन डाल के खत्म कर रहा हूं। अभी इसके बाद मैं एनआर डालूंगा, ट्रांसफर प्राइसिंग डालूंगा, DTAA डालूंगा, ताकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सबसे पहले आपके खत्म हो जाए, फिर बाद में लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम्स के बारे में बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं। यहां पर 3 सेक्शन है जो डोमेस्टिक कंपनीज के लिए सरकार ने बनाए। किसके लिए, पहले हम लोग डोमेस्टिक कंपनी का अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी का अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम पढ़ेंगे। पहले डोमेस्टिक कंपनी का पढ़ लेते हैं। 115BA डोमेस्टिक कंपनी, BAA डोमेस्टिक कंपनी, BABB डोमेस्टिक कंपनी, तीनों डोमेस्टिक कंपनी के लिए। अब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, 115BA ऑन और आफ्टर 1 मार्च 2016 के बाद कभी भी रजिस्ट्रेशन हुआ है तो मिल जाएगा। और 115BAA तो एग्जिस्टिंग कंपनी को भी मिलेगा, उसके लिए नई कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। और तीसरा, आप 2019 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2024 तक के बीच में आपको मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू करनी है और एनटीटी भी शुरू करनी है। एनटीटी भी सेटअप करनी है, मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू करना है। ये दोनों आपको ये 4-4.5 साल के बीच में करना पड़ेगा। ठीक है, ये पहली चीज है। दूसरा, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए, 115BA के अंदर आप कोई भी बिजनेस नहीं करोगे एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन और उससे रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। बस आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करोगे और डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, उसके अलावा और कुछ नहीं करोगे। सेकंड सेक्शन 115BAA में आप कुछ भी कर सकते हो, एग्जिस्टिंग कंपनी भी रह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग करो, ट्रेडिंग करो, सर्विस प्रोवाइड करो, बैंक हो, इंश्योरेंस हो, कुछ भी हो, उनको फर्क नहीं पड़ता है। हर किस्म के एसएससी को गवर्नमेंट ने यह बेनिफिट दिया है। ठीक है, तीसरा बिजनेस फिर से सिर्फ मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर को या उससे रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन वालों को मिला है, और उसमें भी गवर्नमेंट ने कुछ एक्सक्लूजन डाला है। क्या एक्सक्लूजन डाला है, 115BAB में। अब इंस्टीट्यूट यहां पर खेलता है बच्चे लोगों के साथ कि ये एक्सक्लूजन वाले बिजनेस सब में डाल देगा और तो आपको फिर धोखा हो जाएगा और आप बोलोगे 115BAB। 115BAB इन सारे बिजनेसेस के लिए अवेलेबल नहीं है। इन सारे बिजनेस के लिए आपको 115BAA में जाना पड़ेगा। सबसे पहले 115BAB इज नॉट एप्लीकेबल टू दीज बिजनेसेस। अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते हो नहीं मिलेगा, माइनिंग बिजनेस नहीं मिलेगा, कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स और सिमिलर आइटम्स इनटू ब्लॉक्स नहीं मिलेगा, बॉटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर नहीं मिलेगा, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और प्रोडक्शन ऑफ सिनेमैटोग्राफिक फिल्म्स, बुक्स बनाते हो या फिल्म बनाते हो नहीं मिलेगा, या कोई और बिजनेस जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी नहीं मिलेगा। ये सारे बिजनेसेस पे आपको गौर करना है। इंस्टीट्यूट एग्जाम में खेलता है और आप बह जाते हो, सारे कंडीशंस आपको फुलफिल करेगा और लिख देगा मार्बल को ब्लॉक कन्वर्ट करता है। आप बोलो भाई 115BA तो हाथ से गया, 115BAA मिल सकता है, और BA अभी पुराना हो गया। एक्चुअली ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, जो भी एग्जाम में आने वाला है वो ये 2 सेक्शन ही आने वाला है। BA एग्जाम में इतना आने नहीं वाला है, फिर भी हम लोग एक बार उसको कर ले रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, टैक्स रेट्स क्या है सर, टैक्स रेट्स पहले सेक्शन में 25% का फ्लैट टैक्स है आपका, और स्पेशल इनकम स्पेशल रेट पे टैक्स होगी। दूसरे सेक्शन में 22% का फ्लैट टैक्स है और स्पेशल इनकम स्पेशल रेट पे टैक्स होगी। और तीसरे सेक्शन में टैक्स रेट्स भी मल्टीपल है, मल्टीपल टैक्स रेट्स है 115BAB में। अगर BAB में आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो या प्रोडक्शन करते हो तो 15% टैक्स लगेगा। ठीक है, 15% टैक्स लगेगा। उसके अलावा मैं ऑर्डर में नहीं जाऊंगा, मैं जो लॉजिकल ऑर्डर है उस ऑर्डर में जाऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन की इनकम पे 15% टैक्स है। अगर कोई स्पेशल इनकम कमाते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉटरी, तो उस पर स्पेशल रेट का टैक्स लगेगा। ठीक है, स्पेशल रेट का टैक्स लगेगा। तीसरी चीज, अगर डेप्रीशिएबल असेट बेचते हो, मतलब ब्लॉक ऑफ असेट बेचते हो, ब्लॉक ऑफ असेट, तो उस पे 15% का डेप्रीसिएशन लगेगा। ब्लॉक ऑफ असेट का जो भी गेन होता है वो हमेशा STCG होता है, आप सबको पता है। तो ब्लॉक ऑफ असेट बेचकर जो STCG आया उस पे 15%, और दूसरे असेट्स को बेचकर जो STCG आया उस पे 22% का टैक्स, और LTCG तो स्पेशल रेट में आ जाता है 112 और 111 वाला, 112 और 112A वाला। तो लफड़ा STCG के अंदर है। STCG अगर ब्लॉक वाला बेचा तो 15%, नॉन डेप्रीशिएबल असेट वाला बेचा तो कौन सा 22%। ठीक है, जैसे लैंड वैंड बेचा जो ब्लॉक में नहीं आता है, अगर STCG है तो 22%। अब उसके अलावा कोई भी इनकम कमाते हो आप, कोई भी इनकम, तो आपको 22% का टैक्स देना है, और उसके अगेंस्ट कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये किसके लिए आता है, ये वाला 22% जनरल रेट्स के लिए। जनरल इनकम, मान लो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कमा रहे हो
तो 22% टैक्स। अब उसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, आपको म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन लोन का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉ बोलता है यहां पर 22% फ्लैट टैक्सेबल है। अदर इनकम्स के लिए 22% फ्लैट टैक्सेबल है, यहां पर आपको किसी भी किस्म का कोई भी डिडक्शन मिलने से रह गया अभी आपके हाथ से, आपको नहीं मिल पाएगा यहां पर कोई भी डिडक्शन। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं, आप केयरफुल रहना, ये सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में कवर करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में आपको 30% टैक्स लगेगा, उसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूं नीचे जाकर, ठीक है, नीचे जाकर उसका प्रोविजन है। तो ये आपके मल्टीपल टैक्स रेट्स है। तो कैसे टैक्स रेट्स मल्टीपल है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए 15%, स्पेशल इनकम स्पेशल रेट पे टैक्स होगा, एसटीसीजी ऑन डेप्रिसिएबल एसेट 15%, एसटीसीजी ऑन अदर एसेट्स 22% और नॉर्मल इनकम भी 22% बट विदाउट एनी डिडक्शन। मिसाल के तौर पर हाउस प्रॉपर्टी में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, जो रेंट है उस पर डायरेक्टली 22% टैक्स लगेगा। नेक्स्ट, क्या सरचार्ज और सेस भी लगेगा? देखो पहले वाले केस में सरचार्ज लगेगा अगर टोटल इनकम 1 करोड़ क्रॉस होती है तो वही 7%, 12%, 10 करोड़ के ऊपर 12%। लेकिन सेकंड और थर्ड में सरचार्ज हमेशा 10% लगेगा, हमेशा इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। सेकंड और थर्ड सेक्शन में इनकम चेक करके सरचार्ज नहीं लगता है, हमेशा सरचार्ज लगता है हमेशा, और सेस तो हमेशा 4% का आपको लग कर ही रहेगा। तो सेकंड और थर्ड केस में हमेशा सरचार्ज लगेगा 10% और 4% सेस भी हमेशा लगेगा। अब आपको बहुत सारे डिडक्शनों से अपना हाथ धोना है। तीनों सेक्शन के अंदर पहले मैं बता देता हूं कॉमन डिडक्शन क्या है। तीनों सेक्शन में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 32(1)(2)(a), 33(ab) टी कॉफी रबर साइट रेस्टोरेशन फंड नहीं मिलेगा, 35(1)(2), 1(2)(a), 1(3)(2)(a), ये सब साइंटिफिक रिसर्च को जो डोनेशन देते हो ना आप, वो नहीं मिलेगा। 35(2)(a) जो इन हाउस रिसर्च करते हो साइंटिफिक रिसर्च, वो नहीं मिलेगा। 35(a)(d) जो आपका प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा। 35(c)(c) जो आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए खर्चा करते हो नहीं मिलेगा। 35(c)(c)(d) जो आप स्किल डेवलपमेंट के लिए खर्चा करते हो नहीं मिलेगा, और 10(a) का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखना यहां पर साइंटिफिक रिसर्च का 35(1)(1) और 35(1)(4) का डिडक्शन मिलेगा, वो यहां पर मेंशन नहीं है, नहीं है। तो ये जो आप दोनों डिडक्शन है साइंटिफिक रिसर्च के, ये मिलेंगे आपको, केयरफुल रहना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 6 से में क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा। पहले केस में कोई भी प्रॉफिट लिंक डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जेजेडबलए गवर्नमेंट दे देगी, ठीक है, जेजेडबलए आपको दे देगी, एटीजी देगी, एटीजीजीए देगी, एटीजीजीबी देगी, सारे पेमेंट लिंक डिडक्शन आपको मिलेंगे। सेकंड और थर्ड में कोई भी प्रॉफिट लिंक और पेमेंट लिंक दोनों नहीं मिलेगा। सेकंड और थर्ड पे ज्यादा फोकस करो, फर्स्ट पे इतना फोकस मत करो। सेकंड और थर्ड में पेमेंट लिंक भी नहीं मिलेगा, प्रॉफिट लिंक भी नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन दिए, जेजेडबलए दोनों में मिलेगा, एटीएम दोनों में मिलेगा, और एटीएलए सिर्फ सेकंड में मिलेगा, एटीएलए थर्ड को नहीं मिलेगा, क्योंकि थर्ड एलिजिबल ही नहीं है एटीएलए के लिए। एटीएलए में आपको आईएफएससी में जाकर यूनिट खोलना होता है, और थर्ड सेक्शन में आपको आईएफएससी नहीं मैन्युफैक्चरिंग करना है, ठीक है। तो इसलिए एटीएलए वहां रेलेवेंट ही नहीं है, इसलिए वहां पर लिखा नहीं है गवर्नमेंट ने। तो एटीजेजेडबलए, एटीएम और एटीएलए, ये 3 डिडक्शन आपको मिलेंगे दोनों सेक्शन के अंदर। एटीएलए यहां रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ सेकंड सेक्शन में रेलेवेंट है। अब कौन से ईयर से एप्लीकेबल है? एवाई 17-18 से एप्लीकेबल है पहला सेक्शन, दूसरा वाला 20-21, तीसरा वाला भी 20-21, ठीक है। क्या अगर हमको इन सारे खर्चों की वजह से लॉस होता है, इन सारे खर्चों की वजह से लॉस होता है, तो क्या वो लॉस कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करने मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ठीक है। तीनों सेक्शन के अंदर अगर इन खर्चों की वजह से लॉस होता है तो वो लॉस का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, माफ करो, ठीक है। अच्छा, कौन से साल से ऑप्ट करना है? पहला सेक्शन पहले साल से ही ऑप्ट करना है, अगर पहले साल में ऑप्ट नहीं किया तो अगले साल में ऑप्ट करने नहीं मिलेगा। थर्ड सेक्शन भी आपको पहले साल में ही ऑप्ट करना पड़ेगा, जिस साल में कंपनी फॉर्म होती है उसी साल में ऑप्ट करना पड़ेगा, अगले साल में आप ऑप्ट नहीं कर सकते हो। सेकंड सेक्शन आप 20-21 या उसके बाद कभी भी ऑप्ट कर सकते हो, जब ऑप्ट करना है करो, आप फ्री हो, ठीक है। लेकिन पहला और तीसरा सेक्शन आपको पहले साल में ऑप्ट करना पड़ेगा। कैसे ऑप्ट करेंगे? पहले और तीसरे सेक्शन में जब पहला आरओआई भरोगे तब ऑप्ट करोगे। दूसरे सेक्शन में जिस साल आपको ऑप्ट करना है उस साल आपको आरओआई भर के उस साल फॉर्म 10 आईसी भरना है। पहले सेक्शन में फॉर्म 10 आईबी है, दूसरे में 10 आईसी है, तीसरे में 10 आईडी है, रिस्पेक्टिव फॉर्म भरना है, ठीक है। अब ऑप्ट करने के बाद क्या मैं इससे बाहर आ सकता हूं? देखो पहले सेक्शन में गवर्नमेंट ने आपको बोला है बाहर तो नहीं आ सकते हो, लेकिन 115 BAA सेकंड सेक्शन में शिफ्ट होना है तो हो सकते हो। बीए वाले को BAA में शिफ्ट होने का ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने। सेकंड और थर्ड में तो ऑप्ट करने के बाद आप बाहर नहीं आ सकते हो जिंदगी भर, अब इसके साथ आपको रहना पड़ेगा। ये सेक्शन वैसी है जैसे मुझे अपनी बीवी के साथ रहना पड़ेगा जिंदगी भर, बस ये सेक्शन वैसा ही है, बस वैसा ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बस इतना सोचना, जब भी ये सेक्शन की बात आएगी तो मेरी बीवी को दिमाग में याद रखना, ठीक है, कि एक शादी करने के बाद एक इंसान को कैसा जीवन भर रहना पड़ता है, वैसे ये सेक्शन एक शादी है। एक बार शादी कर ली उसके बाद इसके बाहर आप नहीं निकल पाओगे। क्या मैट लगेगा? पहले सेक्शन में मैट लगेगा, लेकिन दूसरे और तीसरे सेक्शन में मैट वाला कंप्यूटेशन आपको करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। मैट एप्लीकेबल ही नहीं है 115 BAA और BAB के केस में। क्या मैट क्रेडिट मिलेगा? पहले वाले केस में मैट लगेगा तो मैट क्रेडिट भी मिलना चाहिए। दूसरे वाले केस और तीसरे वाले केस में जब मैट ही नहीं लगता है तो मैट क्रेडिट का क्वेश्चन उठेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन में क्या नाटक है? नॉर्मल डेप्रिसिएशन में भी रिस्ट्रिक्शन डाल के रखा है कि मैक्सिमम 40% ही देंगे, उससे ज्यादा देंगे ही नहीं। अब सवाल ये उठ रहा है कि
40% से ज्यादा वैसे भी कहां मिलता है सर? बस एक ही जगह मिलता है, सिर्फ एक ही जगह है जहां इनकम टैक्स में 40% से ज्यादा मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा। एग्जाम में पूछते हो लोग, केयरफुल रहना। वो कौन सा केस है सर? अगर 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में अगर मोटर व्हीकल खरीदा इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, हायर में बिजनेस में चलाते हो मोटर व्हीकल, उबर वाला, ओला वाला, रोड ट्रांसपोर्ट वाला, अगर वो खरीद रहा है तो 30 + 15 मिलता है, याद करो 45%। तो वो आदमी को भी यहां पर अभी हम लोग क्या बोलेंगे, 40 नहीं मिलेगा, 45 नहीं मिलेगा भाई, मैक्सिमम 40 मिलेगा। बस वो एक ही केस है जहां पर 40 से ज्यादा मिलता है, उसके अलावा कोई भी केस में 40 से ज्यादा डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 115 BAB के अंदर कुछ और रिस्ट्रिक्शंस है, वो देखना पड़ेगा, जो 35 AD जैसे रिस्ट्रिक्शन है। सबसे पहले, आपका बिजनेस शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस। पुराने बिजनेस को बंद करके वापस से चालू किया, अजय लिमिटेड, विजय लिमिटेड, याद करो जैसे 35 AD के अंदर करते थे, वैसा करोगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, अगर बिजनेस रिवाइव हुआ है 33B के अंदर, कोई फ्लड वर्ड आ गया था याद है, और 3 साल के अंदर अगर आपने रिवाइव कर लिया, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में रिवीजन वीडियो में भी बोला हूं मैंने, तो वो रिवाइव करके अगर बिजनेस शुरू करते हो तो बेनिफिट मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। ठीक है, सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीन नहीं चलेगी। वो 2 एक्सेप्शन जो 35 AD में था वो यहां भी एप्लीकेबल है। इंपोर्टेड सेकंड हैंड चल जाएगी अगर डेप्रिसिएशन नहीं लिया था, और सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी अप टू 20% ऑफ टोटल वैल्यू भी चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप कोई बिल्डिंग यूज कर रहे हो तो प्रीवियसली वो बिल्डिंग होटल या कन्वेंशन की तरह नहीं यूज होना चाहिए था, जिसके ऊपर आपने 80ID के अंदर डिडक्शन क्लेम किया था। अगर 80ID के अंदर डिडक्शन क्लेम किया था प्रीवियसली, तो अगर वैसे होटल के लिए आपने पहले डिडक्शन क्लेम किया था तो आप उसको यहां पर बिल्डिंग को नहीं ला सकते हो 115 BAB में। एक लास्ट चीज है यहां पर, फिर हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के अल्टरनेटिव रेजिम पे जाएंगे। लास्ट चीज क्या है, डोमेस्टिक कंपनी के लिए गवर्नमेंट ने यहां पर बोला है कि ट्रांसफर प्राइसिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि आप झोल करते हो। आपकी एक एंटिटी 115 BAB में है और दूसरी एंटिटी आपकी रिलेटेड पार्टी है जो 115 BAB नहीं फॉलो करती है। आप उसको जानबूझकर महंगे में बेचते हो। महंगे में क्यों बेचते हो? ताकि आपको तो कंसेशनल रेट मिल जाएगा 15% और सामने वाला उसका PGBP में डिडक्शन ले लेगा और 30% टैक्स बचा देगा। तो ऐसे काम मत करो प्लीज। अगर यहां पर ऐसे काम करोगे तो आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा, डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग। हाँ, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए 20 करोड़ क्रॉस होना चाहिए। वो थ्रेशोल्ड देखना जरूरी है, मैं मानता हूं वो थ्रेशोल्ड देखना जरूरी है, वो देखना पड़ेगा आपको। एग्रीगेट थ्रेशोल्ड, एग्रीगेट अमाउंट अगर 20 करोड़ क्रॉस होता है तो आपको फिर यहां डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा। और फिर उतने अमाउंट के ऊपर जो एक्सेस आप बेच रहे हो ना, एक्सेस अमाउंट बेच रहे हो, झोल कर रहे हो, उतने अमाउंट पे आप पे 30% टैक्स लगेगा, 15% टैक्स नहीं लगेगा। यही बात इस टेबल के अंदर पॉइंट नंबर 5 कर रहा था कि जो एक्सेस प्रॉफिट कमाएगा उस पे 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, 15% टैक्स नहीं लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मोर और लेस सिमिलर ही है, कंपनी जैसा है। मैं आपको बता देता हूं कैसे कंपनी जैसा है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ भी ऐसा अलग नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले 115 BAD सिर्फ रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज, यहां भी आपको वो सारे डिडक्शंस नहीं मिलेंगे जो ऊपर नहीं मिलते, जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 10AA नहीं मिलेगा, 32AD नहीं मिलेगा, 33AB नहीं मिलेगा, 33ABA, फिर साइंटिफिक रिसर्च के सारे डोनेशंस वाले सेक्शन आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन 3511 और 14 मिलेगा, यहां भी मिलेगा। 35AD इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन नहीं मिलेगा, 35CCC चैप्टर 6 के कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, सिर्फ 2 मिलेंगे। एक 80JJAA जो एम्प्लॉयमेंट वाला सेक्शन है वो मिलेगा, और 80LA जो IFSC के अंदर यूनिट खोलोगे तो वो मिलेगा। ठीक है, इन खर्चों की वजह से अगर लॉस होता है तो वो लॉस सेट ऑफ करने आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सब सेम है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी मैक्सिमम 40% मिलेगा, एक ही केस है जहां 45% मिलता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब नॉर्मल डेप्रिसिएशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर आप ये रेजिम फॉलो करते हो, नॉर्मल रेजिम नहीं फॉलो करते हो, 115 BAD फॉलो करते हो, तो आपको AMT नहीं लगेगा। AMT से आप छुटकारा पालोगे जीवन भर के लिए। ठीक है, AMT से बच जाओगे आप। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, टैक्स रेट कितना है सर? यहां पर 22% टैक्स है, 10% सरचार्ज ऑलवेज है, यहां पर भी इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम सरचार्ज लगता है, और 4% सेस जो है वो लगेगा। स्पेशल रेट आपको स्पेशल इनकम के हिसाब से स्पेशल रेट पे टैक्स भरना पड़ेगा। जो भी स्पेशल रेट है, कैपिटल गेन्स का 112 है, 111 है, लॉटरी वाला, वो सब जो भी आप कमाओगे वो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको ऑप्शन एक्सरसाइज कब करना है? ठीक है, ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सरसाइज ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न। जब भी आप रिटर्न भरोगे तब आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, और ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज फॉर एनी प्रीवियस एज रेलेवेंट टू 21-22 और सब्सिक्वेंट ईयर। 21-22 AY या उसके बाद आप कभी भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर लोगे, लेकिन एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया देन इट रिमेन्स वैलिड फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर। आपको अगले साल में अलग से एक फ्रेश ऑप्शन अपलोड करने की जरूरत नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, यहां पर भी आपको शादी करनी पड़ेगी सेक्शन के साथ। एक बार ये सेक्शन फॉलो कर लिया, अब आप बाहर नहीं निकल पाओगे। ठीक है, अब एक नया सेक्शन लाया है गवर्नमेंट ने यहां पर, जो एकदम सिमिलर है 115 BAB जैसा। मैं आपको पूरा बता देता हूं कैसे सिमिलर है। सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है,
आपको एक नई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है, सेटअप करना है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 बट बिफोर 31 मार्च 2024। और उस सोसाइटी को करना क्या है, मैन्युफैक्चर करना है, प्रोडक्शन करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये काम करना है और उससे रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है। ठीक है, बस 115 बीएबी में भी वही काम थे, यहां पर भी वही काम है। इसके अलावा यहां पर एक दो बिजनेस और अलग है। द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग शैल इंक्लूड एनी बिजनेस इंक्लूडिंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी अगर आप करोगे तो यहां पर चल जाएगा, जो वहां पर 115 बीएबी में नहीं था। फिर 115 बीएबी में ये सारे बिजनेस गवर्नमेंट ने मना किए थे, याद करो। यहां पर भी गवर्नमेंट ने वो सेम टू सेम सारे बिजनेस सेम एज 115 बीएबी यहां पर भी मना किया है। फिर 115 बीएबी ने गवर्नमेंट ने बोला था योर बिजनेस शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन, यहां पे भी मना किया है। फिर 115 बीएबी में गवर्नमेंट ने आपको बोला था सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं चलेगी, दो एक्सेप्शन चल जाएंगे, वो यहां पर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, फिर 115 बीएबी में आपको बहुत सारे डिडक्शंस नहीं मिलते थे, यहां पर भी नहीं मिलेंगे। एडिशनल डेप्रिसिएशन 10AA 33AB ABA साइंटिफिक रिसर्च के सारे खर्चे नहीं मिलेंगे। 35AD 35 CCC 80C to 80U कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 80JJAA मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इन सारे खर्चों की वजह से अगर लॉस होता है तो वो लॉस भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। जो आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो भी आपको मैक्सिमम 40% ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। यहां पर अगर आप फॉलो कर लोगे तो बड़ा एडवांटेज ये है आपके लिए कि आपको एएमटी का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, जैसे पिछले सेक्शन में भी नहीं था। 115 बीएबी में मैट नहीं था, यहां पर एएमटी नहीं है। टैक्स रेट भी पूरा सेम ही है। मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो 15%, अदर इनकम कमाओगे तो 22% विदाउट एनी डिडक्शन, कॉपी पेस्ट है। डेप्रिशिएबल एसेट ट्रांसफर करोगे तो 15%, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट ट्रांसफर करोगे तो 22%। और वो जो ट्रांसफर प्राइसिंग वाला केस यहां पर भी एप्लीकेबल है। स्पेशल इनकम स्पेशल रेट पे टैक्स होगी। 10% सरचार्ज हमेशा लगेगा, जैसे 115 बीएबी में लगता था। 4% सेस भी लगेगा, जैसे 115 बीएबी में लगता था। ट्रांसफर प्राइसिंग केस भी वही है, सेम टू सेम ट्रांसफर प्राइसिंग केस है। और यहां पर आपको ऑप्शन कब एक्सरसाइज करना है, जब आप फर्स्ट रिटर्न भरोगे तब एक्सरसाइज करना है। ठीक है, और एक बार एक्सरसाइज कर लोगे। 115 बीएबी में ऐसा ही था, पहले रिटर्न भरते समय ही आपको एक्सरसाइज करना था। एक बार आपने एक्सरसाइज कर लिया, उसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। इट इज नॉट पॉसिबल टू विड्रॉ आफ्टर दैट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस रिवीजन वीडियो में हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज किया है। एक टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट अलोंग विद एग्जिट टैक्स एंड सेकंड इज ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम ऑफ डोमेस्टिक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये दो चीज हमने आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियो में रिवाइज किए। अब मैं बहुत ही जल्द अगले 2-3 दिन के अंदर ही मैं ट्रांसफर प्राइसिंग और नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन का रिवीजन वीडियो डाल दूंगा। एक बार वो डाल दूंगा तो मेरा 90% रिवीजन वीडियो तो वैसे भी खत्म हो ही जाएगा। उसके बाद छुट्टक मुट्टक टॉपिक जो है वो मैं होली के दिन बैठ के रिकॉर्ड कर लूंगा, क्योंकि उस दिन छुट्टी है मेरी, और फिर अगले 2-3 दिन में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय।